the chat box. Am I audible? Am I visible clearly to all of you? Good evening, Mehul Patel. Good evening, Saurabh. Good evening, Simran, Vijay. Good evening to all of you. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एवरीवन. प्लीज कंफर्म बेटा. एम आई ऑडिबल? एम आई विजुअल? सभी लोग एक बार कंफर्म कर देंगे. ऑडियो वीडियो बेहतरीन तरीके से क्लियर है सभी को. गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग वंस अगेन. गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू. ऑडियो वीडियो क्लियर है. वेरी गुड. हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सभी लोग? हाउ आर यू ऑल? हाँ भाई, कैसे हो? तो आई होप यू ऑल आर गुड. सभी लोग ठीक हैं और बहुत ही अच्छे तरीके से सब्जेक्ट को एंजॉय कर रहे हैं. सभी कंसेप्ट्स को अच्छे से एंजॉय कर रहे हैं और सीख रहे हैं, साथ साथ उनको प्रैक्टिस भी कर रहे हैं और रिवाइज भी कर रहे हैं. तो ये उम्मीदें हैं कुछ मेरी. अब ये मत बोल देना सर असली दुख का कारण उम्मीद ही है. हाँ, चलिए. तो हम लोग लास्ट क्लास में बात कर रहे थे अगले अपने नए चैप्टर की, जो है हाईवे मटेरियल. कुछ बेसिक बातें, कुछ बेसिक फिलॉसफी के बारे में हम लोगों ने बात किया कि भाई टेस्ट का या हाईवे मटेरियल के डिस्कशन का मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, मेन पर्पस क्या है. तो बिल्कुल अगर कंक्लूडिव वर्ड में बोला जाए कि जो पहला टॉपिक हम लोग पढ़ने जा रहे हैं टेस्ट ऑन मटेरियल, उसका ऑब्जेक्टिव या उसका पर्पस क्या है, तो वेरी सिंपली वी कैन कंक्लूड वी वांट टू चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल. देखो एक चीज़ ये भी समझ लो, कोई चीज़ एब्सोल्यूट सही नहीं है और कोई चीज़ एब्सोल्यूट गलत नहीं है, अच्छा नहीं है, खराब नहीं है. समझ रहे हो? ये बहुत बड़ा डिबेटेबल काम है कि क्या सही है क्या गलत है. हाँ, और ये सबसे खतरनाक चीज़ है जीवन में. हम लोग बहुत जल्दी जजमेंटल हो जाते हैं चीज़ों को लेके. जाहिर सी बात है, आपने हर आदमी का अपना एक पर्सपेक्टिव है. किस पर्सपेक्टिव से आप चीज़ों को देख रहे हैं उसके हिसाब से भी इफेक्ट करता है कि क्या चीज़ें सही हैं और क्या चीज़ें गलत हैं. तो जो आपको गलत लग सकता है वो हो सकता है दूसरे के लिए नॉर्मल बात हो. यस और नो? कुछ चीज़ें आपको सही लगती हो सकता है दूसरे का पॉइंट ऑफ व्यू से वो गलत हो. ऐसा हो सकता है कि नहीं होता है? एक जनरल लाइफ में भी हम लोग देखते हैं अपनी अपनी ओपिनियन है, दैट मे बी डिफरेंट. उसी तरीके से जो भी मटेरियल होता है, ऐसा कोई मटेरियल नहीं जिसका कोई यूज़ नहीं है. और स्पेशली एज ए सिविल इंजीनियर आपको पता होना चाहिए कि सिविल इंजीनियर का आज की डेट में जो सबसे बड़ा रिसर्च है, क्योंकि सिविल इंजीनियर इंजीनियरिंग की ओल्डेस्ट ब्रांच है, आपको भी पता है. और ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम अपनी टेक्नोलॉजी को, हम अपने मटेरियल को अपग्रेड करना चाह रहे हैं, समय के साथ मॉडिफाई करना चाह रहे हैं, उनकी क्वालिटीज़ को, उनके पैरामीटर को, उनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हेंस भी करना चाह रहे हैं एज पर आवर रिक्वायरमेंट. हो रहा है समय के साथ. और तभी तभी अगर आप देखोगे तो हर लगभग 10 साल में, 10 से 15 साल में आप ये ऑब्जर्व करेंगे कि कंस्ट्रक्शन की मेथोडोलॉजी जो है वो चेंज हो जाती है. यस और नो? अब जैसे आपका घर मान लीजिए 20 साल पहले कंस्ट्रक्ट हुआ है, उसका जो कंस्ट्रक्शन का वे है, और आज अगर आप कोई आज की डेट में कोई कंस्ट्रक्शन करते हैं तो जाहिर सी बात है बहुत सारी चीज़ें चेंज हो जाएंगी. क्योंकि ओवर द पीरियड ऑफ 20 ईयर, इस 20 साल के दरमियान क्या हुआ है कि बहुत सारे नए मटेरियल्स का यूज़ हुआ है. अब आज 75 तरीके की तो सीमेंट आ रही हैं. हाँ, ये हाइड्रोफोबिक सीमेंट भी है, टाइल्स आ रहे हैं आपके पास. यस, एडवांस. फॉर एग्जांपल, रेफरेंस के लिए बोल रहा हूँ, आज आपके पास अलग अलग मटेरियल के ब्रिक्स आ रहे हैं, लाइट वेट ब्रिक्स आ रहे हैं जिनका आप यूज़ कर रहे हैं पार्टीशन वॉल में. तो ये कुछ बेसिक चेंजेस हुए हैं जो हम बोल सकते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हुए हैं. तो सिविल इंजीनियरिंग में सबसे जो फर्स्ट एरिया है रिसर्च का, अगर मैं आपसे बात करूं, थोड़ा सा टॉपिक से हट के बात कर रहा हूं, जनरल बात कर रहा हूं, तो सिविल इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स या सिविल इंजीनियरिंग जो रिसर्चर हैं, स्पेशली जो मटेरियल साइंस के, मटेरियल के फील्ड में रिसर्च कर रहे हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्रियल वेस्ट को यूज़ करना चाह रहे हैं. तो जैसा आपने देखा होगा कि हम लोग क्या कर रहे हैं कि सीमेंट का रिप्लेसमेंट कर रहे हैं फ्लाई ऐश से. ये बहुत कॉमन सा है. फ्लाई ऐश का यूज़ करके हम लोग ब्रिक्स बना रहे हैं. यस और नो? रीइंफोर्समेंट के लिए हम लोग बम्बूस का यूज़ कर रहे हैं, बम्बू फाइबर यूज़ कर रहे हैं.
फाइबर्स का यूज कर रहे हैं, प्लास्टिक फाइबर्स यूज कर रहे हैं, जो इंडस्ट्रियल वेस्ट हैं उनको हम लोग यूटिलाइज करना चाह रहे हैं, ताकि हम लोग एक एक जो वेस्ट का प्रॉब्लम है उसको भी खत्म कर पाएं, और साथ साथ उस वेस्ट को मैनेज करने में एक तरीके से जो कॉस्ट आ रही है, जो एफर्ट आ रही है, वो भी आप क्या कर पाएंगे, यूटिलाइज कर पाएंगे। तो कहने का मतलब ये है सिंपल सा कि बेटा कोई भी मटेरियल ऐसा नहीं कि आप इसको बोल दो यूजलेस है। हर मटेरियल का कहीं ना कहीं यूज है उसकी जरूरतों के हिसाब से। एवरी मटेरियल इज हैविंग देयर सम यूज। अब बस आपको ये पता होना चाहिए किसका कहां पर यूज करना है, किस मटेरियल का बेस्ट यूज हम कहां पे कर सकते हैं, और यही तो आपका काम है। जैसे एक एग्जांपल लेता हूं मैं, तो आप और अच्छे से रिलेट कर पाएंगे। तो मान लो मेरे पास ये 3 एग्रीगेट हैं, इसको मैंने बोल दिया A1, इसको मैंने बोल दिया A2 और इसको मैंने बोल दिया A3। ये 3 एग्रीगेट हैं। ये 3 एग्रीगेट हैं, अलग अलग जगह के हैं, अलग अलग टाइप के हैं, बोल सकते हो आप। ये 3 कोर्स एग्रीगेट हैं। चलो एक पैरामीटर भी ले लेते हैं समझने के लिए। समझने के लिए मैंने बोला कि भाई इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैंने इन तीनों को जब एनालाइज किया, अब स्ट्रेंथ कैसे निकलती, क्या होता, वो सब बात की बात है। अभी एक रफ एग्जांपल लेते हैं जिससे हम यूटिलिटी के बारे में समझ पाएं। तो इसके स्ट्रेंथ के बेसिस पे मैंने बोला कि एग्रीगेट 1 की स्ट्रेंथ सबसे ज्यादा है और एग्रीगेट 3 की स्ट्रेंथ सबसे कम है। ये केवल एक एग्जाम्पल है, ठीक है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अब मतलब हम A3 की स्ट्रेंथ भी ज्यादा ले सकते थे, तो इसको याद मत करना, जो समझाना चाह रहा हूँ बस वही समझना। तो मान लो स्ट्रेंथ पैरामीटर के बेसिस पे मैंने बोला कि सबसे अच्छी जो स्ट्रेंथ है आउट ऑफ दिस 3 एग्रीगेट, वो एग्रीगेट 1 की है। देन उससे कम अच्छी स्ट्रेंथ है एग्रीगेट 2 की, और सबसे पुअर एग्रीगेट जो है वो आपका ये इसके बेसिस पे क्या मैं बोल सकता हूँ कि एग्रीगेट 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीगेट, और भैया एग्रीगेट जो 3 है वो वीकेस्ट एग्रीगेट है। ये बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते हैं? इस ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे ये हम कंक्लूड कर सकते हैं ना कि एग्रीगेट 1 इज द स्ट्रॉन्गेस्ट एग्रीगेट एज पर द रिजल्ट, और एग्रीगेट जो 3 है, जो उसके स्ट्रेंथ पैरामीटर हैं उसके हिसाब से वो वीकेस्ट एग्रीगेट है। अब एक जनरल ओपिनियन क्या होती है कि भाई हम कोई अगर रोड का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, हम अगर किसी पेवमेंट का कंस्ट्रक्शन करना चाह रहे हैं, तो हम तो ये चाहते हैं ना कि हम बेस्ट से बेस्ट मटेरियल यूज करें। हम तो यही चाहते हैं ना भाई, जितना अच्छा मटेरियल यूज करेंगे, जितना अच्छा कंस्ट्रक्शन मेथड प्रॉपरली यूज करेंगे, उतनी ही हमारी पेवमेंट की लाइफ ज्यादा होगी, उतनी ही हमारे रोड की क्या होगी, लाइफ ज्यादा होगी। तो जनरल, अगर इन जनरल में आपसे पूछूं कि ये तीनों एग्रीगेट में से इस पेवमेंट के कंस्ट्रक्शन के लिए कौन सा एग्रीगेट मुझे यूज करना चाहिए, विच एग्रीगेट शुड आई यूज फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द पेमेंट, क्या लगता है तुम लोग को? तो सभी का जवाब आ रहा है बिल्कुल। आई कैन से मोर देन 95% लोग, 95% से ज्यादा लोग जो जवाब देंगे वो देंगे कि सर आप A1 को यूज कर लीजिए। लेकिन एक बात ये भी समझो, अगर ये स्ट्रॉन्गेस्ट है, इसकी क्वालिटीज बेस्ट हैं, तो भैया ये वाला एग्रीगेट कॉस्टली भी तो होगा एज कंपेयर टू अदर एग्रीगेट। यस और नो? तो अगर आपने केवल एग्रीगेट यूज कर लिया A1, तो आप रोड तो जाहिर सी बात है बहुत अच्छी बनाएंगे, बट आपने इंजीनियरिंग को कहीं अप्लाई नहीं किया। मान लो इन 3 लेयर का हमें कंस्ट्रक्शन करना था इन पेवमेंट के लिए, और इन तीनों लेयर पे मैंने क्या कर दिया, A1 को यूज कर लिया। तो नो डाउट हमारी जो रोड है उसका कंस्ट्रक्शन बहुत बढ़िया हुआ। लेकिन भाई ये कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल नहीं हुआ। ये कंस्ट्रक्शन इकोनॉमिकल इसलिए नहीं हुआ कि जहां पर ज्यादा स्ट्रेंथ की जरूरत नहीं थी, वहां पर भी आपने अच्छे मटेरियल को, सुपीरियर क्वालिटी के मटेरियल को यूज कर लिया। अब सर आपको कैसे पता कि कहां पर अच्छा मटेरियल चाहिए था? भैया हम जानते जब कभी भी इस पेमेंट पे कोई भी व्हीकल आएगा, तो आगे चल के और डिटेल में डिस्कस करेंगे, तो ये व्हीकल लोड डिस्ट्रीब्यूट करेगा।
मतलब स्ट्रेसेस सबसे ज्यादा टॉप लेयर पे होंगे, इससे कम स्ट्रेसेस उसके बॉटम लेयर पे होंगे, और सबसे बॉटम वाली लेयर पे सबसे कम स्ट्रेस होगा। मानते हो कि नहीं? ESWL इज द डिफरेंट थिंग, ESWL इज द डिफरेंट थिंग। इसके बारे में हम लोग पेमेंट में बात करेंगे, डोंट वरी। इक्विवेलेंट सिंगल व्हील लोड फ्लेक्सिबल पेमेंट में डिटेल में डिस्कस कर रहे हैं, करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है, यहाँ पर अगर हम वीक क्वालिटी के, यहाँ पर सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मटेरियल यूज कर लें और यहाँ पे सबसे वीकेस्ट मटेरियल यूज कर लें, जो भी हमारे पास ऑप्शन अवेलेबल थे, तो भी हमारी रोड सेफ रहती और सुरक्षित रहती। और ऐसा करने से आप क्या कर सकते हैं, ऐसा करने से आप अपने कॉस्ट को, कंस्ट्रक्शन की कॉस्ट को कम कर सकते हैं, और इस तरह एक इकोनॉमिकल रोड का डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। तो भैया ये जो एग्रीगेट 3 था, ये वेस्ट नहीं है कि नहीं नहीं इसको भगाओ, किसी काम का नहीं है। एग्रीगेट 3 का भी आप प्रॉपर यूज कर सकते हैं। अब आप क्या करिए, यहाँ पर बेस्ट एग्रीगेट A1, यहाँ पर A2 और यहाँ पर A3 यूज कर लीजिए, तो हो गया लो इकोनॉमिकल कंस्ट्रक्शन। लेकिन ये डिसीजन लेने के लिए हमें चाहिए दो डेटा। फिर से वही बात आ गई घूम फिर के, ये डिसीजन, ये इस कंक्लूजन तक पहुंचने के लिए हमें दो जानकारी का होना बहुत जरूरी है, कि एक तो हमारी रिक्वायरमेंट क्या है और दूसरा हमारी स्पेसिफिकेशन क्या है। यस, जब ये दोनों चीजें मेरे पास होंगी तो उनको कंपेयर करके मैं ये डिसाइड कर सकता हूं कि किस मटेरियल की सुटेबिलिटी क्या है, कहाँ पर किस मटेरियल को यूज करें, और किस तरीके से हम अपने कंस्ट्रक्शन को इफिशिएंट एज वेल एज इकोनॉमिकल बनाएं। मुद्दा समझ में आ गया? अरे यार सिंपल सा एक और एक टेस्ट समझ लो, कभी कोई मेडिकल टेस्ट, कभी कोई ब्लड टेस्ट वगैरह, कोई भी टेस्ट कराया है, देखा ही होगा। तो फॉर एग्जांपल आपने क्या बोला कि भाई मेरा हीमोग्लोबिन कितना है, तो उन्होंने बोला हीमोग्लोबिन आपका 10.6 है, और आगे लिखा रहता है कि नॉर्मली 12.6 से 15.4 ऐसा होना चाहिए किसी न किसी यूनिट में। किसी भी आप टेस्ट को देख लीजिए, आपको उसकी रिपोर्ट इसी तरीके से मिलेगी। किसी भी टेस्ट को देख लीजिए, आपको उसकी रिपोर्ट का फॉर्मेट जो होता है वो यही होता है, ये आपके टेस्ट के डेटा हैं और ये बता रहा है स्पेसिफिकेशन, ये बता रहा है स्पेसिफिकेशन। जब इन दोनों चीजों को कंपेयर करते हो, तभी तो ये पता चलता है कि शरीर में खून की कमी हो गई है, और उसके अकॉर्डिंग फिर आप अपना उसको ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। मान लो या किसी ने टेस्ट कराया होता है, ये वैल्यू आती 13.8, 12.6 से 15.4, वो कहता मौज करो, जीवन में जो चल रहा सब बढ़िया है। यस और नो? अरे आप लोग कुछ कुछ लोग अपना बताने लगे कि हीमोग्लोबिन कितना है, हे भगवान। ये ऊपर वाले माले की सारी चीजें घर पे रख के आते हो क्या क्लास करते समय? क्यों ये सब रख आते हो? इसके अंदर का जो पूरा खेल है, सिस्टम है, सब घर छोड़ आते हो? सोचते हो कि क्लास में इसकी क्या जरूरत है? हैं? मैं एक एग्जांपल दे रहा हूँ, मैं टेस्ट और स्पेसिफिकेशन को रिलेट कर रहा हूँ, उसने अपनी वही बता दी कि मेरा हीमोग्लोबिन इतना है। सही बात है, यही मैं कहने जा रहा था, कहाँ से आते हैं ये लोग? हैं? कौन हैं ये लोग? कहाँ से आते हैं ये लोग? हाँ? अरे एग्जाम्पल समझ गए? जो बात मैं आपको इसके थ्रू कन्वे करना चाह रहा था, वो पता चल गया। हैव यू गॉट माई पॉइंट? पॉइंट मेरा रिसीव हुआ कि नहीं? अभी कुछ हो सकता है इसे भी बोल दें, सर आपने हीमोग्लोबिन की रेंज गलत लिख दी है।
ये तो धन्य है कि आपने ये नहीं बोला। अभी कहो कुछ लोग गूगल कर लें, व्हाट इज द हीमोग्लोबिन रेंज फॉर द नॉर्मल पर्सन, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डाल देंगे, फिर उसका स्क्रीनशॉट लेके टेलीग्राम में डाल देंगे, सर आपने, और साथ में ये वाला भी स्क्रीनशॉट होगा, ले और लो। हाँ, फिर ये वाला भी स्क्रीनशॉट होगा कि सर आपने क्लास में बताया था स्पेसिफिकेशन इतनी होती है, गूगल में देखा आपने ये तो कुछ और है, आपने तो गलत पढ़ा दिया। अब सर भी सदमे में है कि ये हुआ क्या हमसे, समझ रहे हो, इतनी फुर्सत है। तो थोड़ा बहुत इसको चला लिया करो यार, हैं, अपने ही है, कोई दिक्कत थोड़ा है, अपने ही रिसोर्सेज हैं। हाँ, कोई रेंज भी नहीं, हमें उम्मीद थी कि कोई रेंज भी बता दे। हम्म, और नेक्स्ट लेवल पे चलते हैं। अभी तो कुछ लोग शांत बैठे हैं, अपने जज्बातों को रोक कर कुछ लोग तो कहो अभी ट्रीटमेंट भी लिख दें कि सर आपको पता है एक बार मेरा भी हीमोग्लोबिन कम हो गया था, ये दवाइयां खाइए सही हो जाएगा। हाँ, कहो दो चार दवाइयां भी लिख के भेज दें, सर ऐसे लाइफ स्टाइल को चेंज करिए, सर ऐसे डाइट को चेंज करिए। हाँ, देखो चालू हो गए। लेकिन जो समझाना चाह रहे थे वो नहीं समझेंगे। और नेक्स्ट लेवल की बात सुनो, चंदू सुन तो लो, जब ये सब कुछ हो जाएगा फिर कहेंगे सर टेस्ट और स्पेसिफिकेशन का यूज क्या है। अल्टीमेट अल्टीमेट जो डाउट आएगा कि सर ये टेस्ट, हम सर कैसे डिसाइड करेंगे कि मटेरियल की सुटेबिलिटी क्या है, ये सब पंचायत खत्म होने के बाद, ये सब जब खत्म हो जाएगा डिस्कशन, तब किसी का डाउट आएगा सर मेरा एक डाउट रह गया है कि हम मटेरियल की सुटेबिलिटी को चेक कैसे करेंगे। और फिर वो ये डाउट एक बार नहीं पोस्ट होगा, भर जाएगा चैट बॉक्स, 25-30 बार तो पोस्ट हो ही जाएगा। समझ रहे हो, ये हाल है। हाँ? समझ गए इससे क्या बताना चाह रहे थे, समझ गए। तो इससे मुझे क्या पता चलता, अगर ये दो चीजें हैं जिनको मैं बार बार रिलेट कराना चाह रहा था आपको, इसके बेसिस पे हम डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं, इसके बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, डिसाइड कर सकते हैं मटेरियल की सुटेबिलिटी को। अब वही खेल करने जा रहे हैं। तो एग्रीगेट से रिलेटेड मैंने बोला देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ टेस्ट, बहुत सारे टेस्ट है रिलेटेड टू द शेप, रिलेटेड टू द स्ट्रेंथ, रिलेटेड टू द एब्रेशन, देयर आर वेरियस टेस्ट। अब देखो कई बार सब टेस्ट जरूरी भी नहीं है, कई बार गुरुजी शॉर्ट नोट्स कैसे बनाए थोड़ा ब्रीफ कर देते आप, बेटा एक दिन बढ़िया ब्रीफ में बात करिए इसके बारे में, ठीक है। तो एक बार क्लास देख लेना, कोई क्लास तुमने मिस कर दी है, वहां पे बढ़िया से बता चुके हैं हम, ठीक है। तो एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। तो भैया एग्रीगेट के देयर आर एन नंबर ऑफ टाइप्स ऑफ द टेस्ट, बट हमारा कंसर्न है कि हम उस मटेरियल, किसी भी मटेरियल की खासकर उन प्रॉपर्टीज को जानना चाह रहे हैं। हाँ, हम उन प्रॉपर्टीज को जानना चाह रहे हैं, जैसे अब वही वाली बात है, मैं आप लोगों से शुरू से बोल रहा हूं कि जिन एक तरीके से जिन सिचुएशन पे आपको एग्जाम में परफॉर्म करना है, भैया प्रैक्टिस भी तो उन्हीं सिचुएशन में करो ना। एग्जाम में तुम्हें जब सवाल समझ में नहीं आएगा तो तुम्हारे पास ऑप्शन नहीं है कि तुम दो पन्ने पलट के सॉल्यूशन देख लो और फिर सवाल को सॉल्व कर लो, ये ऑप्शन नहीं। लेकिन पूरे साल प्रैक्टिस के दौरान तुमने क्या करा है, कोई सवाल देखा, पढ़ा, नहीं समझ में आया, दो पन्ने पलटे, सॉल्यूशन देखा, अरे हो जाएगा, ये करा है तुमने। और जब आपने साल भर इस तरीके से प्रिपरेशन करी है, तो जब एग्जाम में आप सवाल को फेस करेंगे
तो मामला धुआं धुआं हो जाएगा। मानते हो कि नहीं? क्योंकि वहां तो कोई पन्ने पलटने के लिए है नहीं कि कहीं से सॉल्यूशन देख लें, कहीं से हिंट मिल जाए, सर आके हमें कुछ बता दें, थोड़ा सर बता दें बाकी हम कर लें, ये प्रॉब्लम होगी ना। तो इसीलिए बोला जाता है कि जब कभी भी आप प्रैक्टिस भी करें ना, तो भाई साहब आप हर सवाल को इस तरीके से अटेम्प्ट करिए कि जैसे ये सवाल आपके फाइनल एग्जाम का सवाल है। यू शुड हैव दैट सिंसियरिटी लेवल, आपके अंदर ये सिंसियरिटी लेवल होना चाहिए। और जब बहुत लंबे समय तक, बहुत नंबर ऑफ टाइम्स आप हर क्वेश्चन को इस माइंडसेट के साथ फेस करेंगे और अटेम्प्ट करेंगे, तभी तो एक प्रैक्टिस हो पाएगी फाइनल एग्जाम में सवाल को फेस करने की। एक बहुत प्यारा सा एग्जाम्पल है कैलकुलेटर का। पूरे साल हम ये वाला कैलकुलेटर यूज करते रहते हैं, इसमें बहुत बढ़िया स्पीड भी हो जाती है, कंट्रोल भी हो जाता है, लेकिन जब एग्जाम देने जाते हैं तो वहां मिलता है वर्चुअल कैलकुलेटर। और वर्चुअल कैलकुलेटर में फिर हमें ये नहीं समझ में आता कि अंडर रूट कैसे लें, हैं? वर्चुअल कैलकुलेटर में फिर यही दिक्कत होती है कि हमें समझ में नहीं आता है कि अंडर रूट कैसे लें, ब्रैकेट पहले लगाना है फंक्शन के कि ब्रैकेट बाद में लगाना है। इसी में आधा सवाल गलत करके चले आते हैं। तो भैया कहने का मतलब क्या, जो रियल सिचुएशन है उसके लिए जब आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके लिए जब आप प्लानिंग कर रहे हैं, तो प्रैक्टिस भी तो उसी के इक्विवेलेंट होनी चाहिए। तो जब आप एग्रीगेट बन यूज करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए, और जब उसमें ट्रैफिक का मूवमेंट होगा, ठीक है, जब उसमें ट्रैफिक का मूवमेंट होगा तो हमारा एग्रीगेट में अलग अलग तरीके की लोडिंग अप्लाई होंगी। और हम सभी जानते हैं जब कभी भी whenever we are going to apply the load on the any material, due to that load, उस लोड की वजह से क्या होता है, अलग अलग तरीके के डिफॉर्मेशन होते हैं, स्ट्रेन होते हैं। थोड़ा बहुत आपको रिलेट करा देता हूं, जैसे आपने पढ़ा हो कि फोर्स में भी कंप्रेसिव, फोर्स में भी टेंसाइल, या फिर अगर मैं बात करूं फोर्सेस की वजह से जो स्ट्रेन डेवलप हो रहे हैं, उसमें अगर स्ट्रेसेस की बात करें तो डायरेक्ट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस, डायरेक्ट टेंसाइल स्ट्रेसेस, शियर स्ट्रेसेस, बेंडिंग स्ट्रेसेस, टॉर्सन, ये सब चीजें आपने पढ़ रखी हैं सोम में, यस और नो? तो सेम मटेरियल में ड्यू टू द डिफरेंट डिफरेंट एप्लीकेशन ऑफ द लोडिंग, अलग अलग लोडिंग अप्लाई करने की वजह से अलग अलग तरीके के डिफॉर्मेशन या स्ट्रेसेस डेवलप हो सकते हैं। कोई भैया ये सब क्या है, जज्बात हैं, मटेरियल के जज्बात हैं। अब जैसे तुम्हारे अंदर जज्बात हैं, क्या क्या फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होते हैं, एंगर है, डेंजर है, फियर है, लव है, अफेक्शन है, ये सब तुम्हारे अंदर जज्बात है ना। अब कोई किसी जज्बात में बहुत स्ट्रांग होता है, हाँ, कोई किसी जज्बात में बहुत वीक होता है, ऐसा होता है कि नहीं होता है? क्या हमारे अंदर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम प्रोपोर्शन में सारे इमोशंस हैं क्या? बताओ भाई। हो सकता है आप बहुत ज्यादा इमोशनल हो, मैं बिल्कुल इमोशनल ना हूं, या आपके कंपैरिजन में बहुत कम हूं, एक ही सिचुएशन पे आपका रिएक्शन अलग हो, मेरा अलग हो। ऐसा होता है कि नहीं होता है? तो वही हाल तो मटेरियल का है। हो सकता है ये टेंशन को बहुत अच्छे से बियर कर ले, बेचारा कम जज्बाती है, कंप्रेशन में, ये कंप्रेशन नहीं झेल पा रहा है। जैसे आप सभी जानते हैं कंक्रीट के बारे में, कंक्रीट इज वेरी गुड इन कंप्रेशन। कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को बहुत अच्छे तरीके से मैनेज कर लेता है, बट कंक्रीट इज वेरी वीक इन टेंशन। टेंशन नहीं संभलती उससे, टेंशन नहीं मैनेज कर पाता है। तो ऐसा जरूरी नहीं कि हर तरीके के स्ट्रेसेस में हमारा जो मटेरियल है वो सेम ही प्रॉपर्टीज को पॉजेस करे, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है, ऐसा कोई भी कंपल्सन नहीं है। आई होप दिस पॉइंट इज ऑल्सो क्लियर टू एवरीवन, ये बात भी सभी को क्लियर है। तो वही बात है, हमारा यहाँ पे मेन डिस्कशन जो होने वाला है, वो मेन डिस्कशन ये है कि जब कभी भी हम किसी भी मटेरियल को यूज कर रहे हैं, तो जो सिचुएशन हमारे मटेरियल को फेस करनी है फील्ड में, हम उन्हीं सिचुएशन को क्रिएट करते हुए कुछ टेस्ट परफॉर्म करेंगे लैब में। जरूरी नहीं कि सारे टेस्ट लैब में ही हो, मतलब सिचुएशन शुड बी सेम। इसको बोलते हैं सिमुलेशन, इसको टेक्निकली क्या बोलते हैं, सिमुलेशन। कि जो मटेरियल की
जिन सर्कमस्टेंसेस में उसको परफॉर्म करना है, कहाँ पर, फील्ड में, उन्हीं सर्कमस्टेंसेस, उन्हीं कंडीशन पे हम अपने मटेरियल की टेस्टिंग करते हैं लैब में। तो किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को एनालाइज करने के लिए, किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को समझने के लिए, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द टेस्ट। दो तरीके के बेसिकली क्या होते हैं, टेस्ट होते हैं। एक होते हैं लैब टेस्ट, और एक होते हैं लैब बैच मैंने कोऑर्डिनेटर प्लीज रिजॉल्व द ग्लिच। अरे क्या हो गया, क्या ग्लिच आ गया? क्या हो गया भाई, क्या हो गया, क्या हो गया? क्लास नहीं, क्लास इज नॉट रनिंग, प्लीज चेक द क्लास। यार कमेंट तो आ रहे हैं तुम्हारे। 2 मिनट हो गए। हाँ, अच्छा बीच में गायब हो गए तुम, बीच में गायब हो गए थे, और हम यहाँ चालू थे। हमें लगा बहुत ध्यान से सुन रहे हो तुम लोग, हमको लगा बहुत बिल्कुल ध्यान से सिंसियरली सुन रहे हो, इसलिए कमेंट नहीं आ रहे हैं। अच्छा बफरिंग हो रहा था। चलो, क्या लास्ट में क्या डिस्कस कर रहे थे ये बताओ, लास्ट पॉइंट क्या, क्योंकि अभी तो बहुत कुछ डिस्कस कर दिया। हाँ, तो आई डोंट हैव एनी आइडिया, मुझे पता ही नहीं चला कि ऐसा कुछ है, तो मैं कंटिन्यू ऐसे डिस्कशन ही कर रहा था। हाँ, तो मैं आपको ये बता रहा था कि मटेरियल जो है, उनकी परफॉर्मेंस जो हो सकती है वो अलग अलग टाइप ऑफ लोडिंग में, अलग अलग कंडीशन में, हर मटेरियल अलग अलग तरीके से परफॉर्म कर सकता है। ये बात क्लियर आ गई। जरूरी नहीं कि हर मटेरियल हर सिचुएशन में एक ही जैसी परफॉर्मेंस दे, ऐसा कोई कंपल्सन नहीं है। जिसका मैंने एक एग्जांपल दिया, लाइक कंक्रीट। कंक्रीट इज वीक इन टेंशन बट इक्वली स्ट्रांग, स्ट्रांग इन कंप्रेशन। कंक्रीट कंप्रेसिव स्ट्रेसेस को अच्छे से बियर कर सकती है, बट वेरी वीक इन टेंशन। ये सभी को पता है, आरसीसी में पढ़ा होगा, बीएमसी में पढ़ा होगा। तो कहने का मतलब क्या है कि जब हम रोड बनाएंगे, और रोड बनाने के बाद उस पे हमारा मटेरियल मटेरियल जो हमने यूज किया है उसमें ट्रैफिक मूव करेगा, और ट्रैफिक के मूव करने की वजह से मटेरियल विल बी सब्जेक्टेड टू द, मोर प्रिसाइजली अभी हम लोग बात कर रहे हैं, मोर प्रिसाइजली अभी हम लोग बात कर रहे हैं बेटा एग्रीगेट के बारे में। तो जो हमारा एग्रीगेट जो हम लोगों ने यहाँ पर कंस्ट्रक्शन के लिए यूज किया है, ड्यू टू दिस व्हील लोड या ड्यू टू दिस ट्रैफिक लोड, it will be subjected to the different type of the loading, it will be subjected to the different type of the loading। और अलग अलग, जैसा मान लो आपका व्हीकल मूव कर रहा है तो एक अलग कंडीशन है, आपने सडनली ब्रेक अप्लाई कर दिया, अलग तरीके की सिचुएशन होगी लोड अप्लीकेशन की। यस और नो? जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होंगे, तो रोड के कंस्ट्रक्शन के टाइम पे हम सभी को पता है कि हम कॉम्पैक्शन के लिए रोलर का यूज करते हैं। देखा ना, जिससे एक लेयर लिया, फिर पानी डाला, फिर रोलर मूव करा दिया, ताकि प्रॉपरली कॉम्पैक्ट कर पाए हम लोग अपनी लेयर को, जिससे हम ज्यादा स्ट्रेंथ अचीव कर पाए। इतना ज्यादा लोड अप्लाई कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि जिस समय आप रोलर मूव करा रहे हैं उसी समय एग्रीगेट छटक जाए। ऐसा भी तो हो सकता है ना, कि आपके कंस्ट्रक्शन के टाइम पे ही एग्रीगेट फेल कर गया, और फिर जब फेल रोड पे आपका ट्रैफिक मूव करेगा, तो ऑब्वियसली परफॉर्मेंस उतनी सेटिस्फैक्टरी नहीं मिलने वाली है। आई होप यू गॉट दिस पॉइंट। तो कहने का मतलब क्या है कि अब किसी भी मटेरियल की प्रॉपर्टीज को चेक करने के लिए हमारे पास दो तरीके के टेस्ट होते हैं, और दो तरीके के टेस्ट में एक तो होता है लैब टेस्ट और एक होता है फील्ड टेस्ट। एक होता है लैब टेस्ट और एक होता है फील्ड टेस्ट। देखो, ज्यादा डिजायरेबल जो होते हैं वो फील्ड टेस्ट होते हैं, ज्यादा डिजायरेबल जो होते हैं, ज्यादा ऑथेंटिक जो होते हैं वो फील्ड टेस्ट होते हैं, एज कंपेयर टू द लैब टेस्ट। उसका लॉजिक भी है, क्योंकि देखो जिस एक्चुअल कंडीशन में आपको परफॉर्म करना है, अगर आप वहां से कोई ऑब्जर्वेशन ले रहे हैं,
अगर आप उन वहां से डेटा कलेक्ट करके कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं, ऑब्वियसली दैट विल बी मोर ऑथेंटिक, दैट विल बी मोर ऑथेंटिक कि आपने सेम सिचुएशन को क्रिएट किया है लैब में, जिसको हम लोग बोल रहे थे सिमुलेशन, कि जो फील्ड की कंडीशन है कुछ वैसे ही हालात बना दिए हैं लैब में, और लैब में हम टेस्टिंग कर रहे हैं, फिर हम उन दोनों के रिजल्ट्स को रिलेट कर रहे हैं। या आप ऐसे भी बोल सकते हैं कि जो हमारे पास लैब टेस्ट का डेटा है, लैब टेस्ट की जो इंफॉर्मेशन है, उससे हम लोग कुछ कंक्लूजन ड्रॉ कर रहे हैं फील्ड से रिलेटेड। तो ऑब्वियसली वी आर यूजिंग सम रिलेशन, तो हम बोल सकते हैं कि बिल्कुल ऑथेंटिक रिजल्ट्स नहीं होते हैं, लेकिन हाँ, जितने ज़्यादा हम कंडीशंस को सिमुलेट कर ले जाएंगे, जितना प्रैक्टिकल हम सिचुएशंस को बना ले जाएंगे लैब में, हमारे टेस्ट के रिजल्ट्स भी उतने ही ऑथेंटिक और वैलिड होंगे। ठीक है, तो देयर आर वेरियस फील्ड टेस्ट एंड देयर आर वेरियस लैब टेस्ट टू एसेस द प्रॉपर्टी ऑफ द मटेरियल। जैसे अगर एक फील्ड टेस्ट की बात करें, तो हम लोग सॉइल में एक फील्ड टेस्ट करेंगे। तो जैसा मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताया था कि सॉइल में हम लोगों को दो तरीके के टेस्ट के बारे में बात करनी है। एक हमारा रहने वाला है सीबीआर टेस्ट, और एक होगा प्लेट लोड टेस्ट, जिसमें से प्लेट लोड टेस्ट जो है वो हमारा फील्ड टेस्ट है। ठीक है, खैर एनीवे आगे डिस्कशन होगा तो उसके बारे में जरूर बातचीत करेंगे। अभी अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं। और देखो, जब कभी भी कोई मटेरियल यूज करते हैं तो उस मटेरियल से हमारी कुछ होती हैं उम्मीदें। जैसे एग्रीगेट अगर हम यूज कर रहे हैं तो हमें पता है कि जो एग्रीगेट हम कंस्ट्रक्शन के लिए यूज कर रहे हैं, इट शुड हैव सफिशिएंट स्ट्रेंथ। तो टेंसाइल लोडिंग में अच्छी स्ट्रेंथ हो, कंप्रेसिव लोडिंग में इसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, इम्पैक्ट लोड अगर कभी अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, ग्रेजुअल लोडिंग अगर अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें अच्छी स्ट्रेंथ हो, एग्रीगेट में अच्छी शियर स्ट्रेंथ हो। यस और नो? वियर एंड टीयर कम से कम हो, एब्रेशन, सरफेस का एब्रेशन कम से कम हो। तो अब ये सारी चीजें हम लोग, जो एटमॉस्फेयर है, वेदर कंडीशन है, उनका इफेक्ट कम से कम हो, इरोजन कम से कम हो। तो अब ये सारी चीजें एनालाइज करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? नाउ वी आर स्विचिंग डायरेक्टली टुवर्ड्स द टेस्ट। तो भैया एग्रीगेट का जो पहला टेस्ट कर रहे हैं वो है इम्पैक्ट टेस्ट। मैंने फिर से बोला था अब कुछ लिखना नहीं, एक बार बोला था फिर से बोल दे रहा हूं, कुछ लिखना नहीं, केवल ध्यान से समझो। ये जो टेस्ट अभी हम लोग यहाँ पर डिस्कस कर रहे हैं, ये एक्चुअल में आप लैब में परफॉर्म करते हैं, बट एक्सप्लेनेशन के दौरान इस तरीके की कोशिश की गई है कि आप ध्यान से सुने, तो आपको ऐसा फील हो कि ये टेस्ट अभी आप लैब में कर रहे हैं। बात वही है, देखो सिमुलेट करने की कोशिश की जा रही है, बट रियल फीलिंग जो होगी वो आपको लैब में ही मिलेगी। तो जो लोग भी कॉलेज में हैं, अपने कॉलेज थर्ड ईयर में हैं, तो आप, या जो कंप्लीट कर चुके हैं, उनको भी अच्छे से याद आ रहा होगा कि हाईवे इंजीनियरिंग से रिलेटेड आपने एक लैब भी करी थी एक सेमेस्टर में, और जहां पर ये सभी टेस्ट बताए गए थे। अब हो सकता है कुछ लोगों ने टेस्ट वहां पर अच्छे से परफॉर्म किए हों तो जिनको याद होगा, और कुछ लोगों ने हो सकता है टेस्ट परफॉर्म ना किए हों, तो उनको मैं याद दिलाने की कोशिश करूंगा, या कैसे होता है ये बताने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वही सिमुलेशन चल रहा है। कोशिश ये की जा रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा आप इन टेस्ट को रिलेट कर पाएं, और ऐसा फील कर पाएं कि ये टेस्ट आप परफॉर्म कर रहे हैं लैब में। खैर, ये तो ज्ञान की बातें हो गई। एग्जाम में मैंने क्या बताया था आपको? एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट है किस टेस्ट की हेल्प से, किस टेस्ट की हेल्प से कौन सा प्रॉपर्टी आप, क्या वीडियो ब्लर है? एक बार भाई जरा कंफर्म कर दो, ये मैसेज आ रहा है बार बार, वीडियो ब्लर है, एक बार जरा कंफर्म कर दो ऑडियो वीडियो क्लियर है, नहीं तो मानेंगे तो है नहीं भाई साहब ये। ठीक है, तुम्हें लगता है अगर एक वीडियो ब्लर होगा तो इतनी देर तक ये बाकी लोग ध्यान से सुनेंगे? तुम्हें लगता है कि अगर मान लो ऑडियो वीडियो में कोई प्रॉब्लम होगी, हाँ, ऑडियो वीडियो में अगर कोई प्रॉब्लम होगी और अगर सभी को वो प्रॉब्लम है, तो चैट बॉक्स में इतनी सन्नाटा रहेगा? तुम्हें लगता है? अपने साथ वालों को तुम नहीं समझ पाए इतने दिनों में? हाँ, अपने बैचमेट्स को नहीं समझ पाए? क्यों भाई? इतनी देर में तो पूरा तहलका मचा दें चैट बॉक्स में।
अगर ऐसी कोई कॉमन प्रॉब्लम हो तो अगर किसी को एक दो लोग को ऐसी प्रॉब्लम आ रही तो इसका मतलब ये है, समझ जाया करो कि देयर मे बी सम कनेक्शन इशू फ्रॉम योर साइड। हाँ, तो एक बार रिफ्रेश रिफ्रेश कर लो, रिकनेक्ट करके देख लो, उसका रास्ता आपको ढूंढना है। ठीक है, चलें आगे। हाँ, तो अब मैंने जैसा आपको बताया था, आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये पता होना चाहिए कि किस टेस्ट की हेल्प से आप कौन सी प्रॉपर्टी को एनालाइज करते हैं। तो पहला सवाल आता है कि ये जो आप एग्रीगेट पे इम्पैक्ट टेस्ट कर रहे हैं, इससे क्या मेजर करेंगे। एग्रीगेट पे जो आप इम्पैक्ट टेस्ट मेजर कर रहे हैं, इससे आप क्या मेजर करेंगे। इससे आप मेजर करते हैं एग्रीगेट की टफनेस को। आप ये चेक करते हैं कि जो एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं, जब हम उसमें इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करते हैं तो हमारा किस इम्पैक्ट वैल्यू में कितना मैक्सिमम लोड हमारा एग्रीगेट बियर कर सकता है बिफोर द फेलियर। अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग वी कैन वी से कि विद द हेल्प ऑफ द इम्पैक्ट टेस्ट ऑन द एग्रीगेट, हम अपने एग्रीगेट की स्ट्रेंथ को जानना चाह रहे हैं, मोर प्रिसाइजली अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग। किस तरीके की लोडिंग में आप स्ट्रेंथ को डिटरमाइन करना चाह रहे हैं, किस तरीके की लोडिंग में आप अपने एग्रीगेट की टफनेस को मेजर करना चाह रहे हैं, अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग। अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग, जो भी मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसमें सेटिस्फैक्ट्री रेजिस्टेंस होना चाहिए। ऐसा ना हो कि थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करा और एग्रीगेट चूर चूर हो गया। तो देयर शुड बी सफिशिएंट रेजिस्टेंस, कि भाई जब कभी भी हम इम्पैक्ट लोडिंग प्रोवाइड करें और वो रेजिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगा जितना आपके मटेरियल में स्ट्रेंथ होगी। सिंपल सी बात है, अगर मटेरियल आपका पुअर क्वालिटी का है जिसकी स्ट्रेंथ कम है, तो सडनली जैसे ही आप थोड़ा सा भी इम्पैक्ट लोड अप्लाई करेंगे मटेरियल फेल कर जाएगा। यस और नो। तो बेसिकली इस टेस्ट की हेल्प से हम ये आइडेंटिफाई करना चाह रहे हैं कि कितना हम इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई कर सकते हैं फॉर द गिवन एग्रीगेट। अभी यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी स्पेसिफिकेशन की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं। अभी यहां पर किसी भी तरीके की कोई भी स्पेसिफिकेशन की हम लोग बात नहीं कर रहे हैं। पहले हम लोग बातचीत करेंगे टेस्ट की, फिर बातचीत करेंगे स्पेसिफिकेशन की, और टेस्ट के रिजल्ट्स और टेस्ट टफनेस। अभी टफनेस नहीं पता है आकिब? सोम पढ़ लिया है? सोम पढ़ लिया? मटेरियल की प्रॉपर्टीज पढ़ ली? पहला ही चैप्टर होता है मटेरियल प्रॉपर्टीज, फर्स्ट ईयर में ही पढ़ा दिया जाता है यार इसके बारे में। चलो बता देते, लो देखो। तो आपने क्या बोला कि एग्रीगेट यूज्ड इन द रोड कंस्ट्रक्शन शुड बी स्ट्रॉन्ग एनफ टू रेजिस्ट द एब्रेशन एंड द क्रशिंग वैल्यू। ये आपकी वो सब क्या है जो आप बोल रहे थे, उम्मीदें हैं कि जो भी एग्रीगेट हम यूज कर रहे हैं उसमें क्या क्या होना चाहिए। ये होता भैया टफनेस। क्या नाम था आकिब? टफनेस इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम दैट अ मटेरियल कैन एब्जॉर्ब बिफोर द रप्चर। How you can define technically? You can define the toughness. It is the amount of energy per unit volume that a material can absorb before the rupture. In this way you can define the toughness. और टफनेस को, एग्रीगेट के टफनेस को मेजर करने के लिए अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग वी आर यूजिंग द इम्पैक्ट टेस्ट। एजेंडा क्लियर हुआ? मकसद क्लियर हुआ? मकसद क्लियर हुआ? ये टेस्ट का मेन मकसद क्या है? ये सवाल आपके एग्जाम में कई बार आ चुका है। ये सवाल कई बार आपके एग्जाम में आ चुका है कि इम्पैक्ट टेस्ट की हेल्प से हम क्या मेजर करते हैं। और इसी सवाल को दूसरे तरीके से भी कई बार पूछा गया है कि एग्रीगेट की टफनेस को मेजर करने के लिए हम कौन सा टेस्ट करते हैं। तो इस तरीके के जो सवाल आते हैं, अब आप उनको आंसर कर पाएंगे। ठीक है, बोलो भाई। इस तरीके के जो बेसिकली हमारे टेस्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम आ रहे थे, अब आप उनको मेजर कर पाएंगे। तो डायरेक्टली वी आर नॉट मेजरिंग द टफनेस, ये भी मैं आपको बता देता हूं। डायरेक्टली वी आर नॉट मेजरिंग द टफनेस। टेस्ट की हेल्प से हम इम्पैक्ट वैल्यू को मेजर करेंगे।
तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं लगाने वाले हैं, टफनेस कैसे निकालेंगे, वो यूनिट क्या रहेगी, इन सब में नहीं जा रहे हैं हम लोग। हमने क्या करा है, टफनेस प्रॉपर्टी को एनालाइज, जैसे मैंने आपको बताया था, देयर आर टू टाइप्स ऑफ द मेजरमेंट, वन इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, अनदर इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। वन इज द क्वालिटेटिव मेजरमेंट, अनदर इज द क्वांटिटेटिव मेजरमेंट। तो टफनेस को मेजर करने के लिए हम एक कोई और पैरामीटर अभी डिफाइन करेंगे और उस पैरामीटर से टफनेस का आइडिया ले लेंगे। कहानी अलग है भाई। तो यहाँ कोई ऐसा न्यूमेरिकल नहीं दिया जा रहा है कि टफनेस निकालो, मॉडुलस ऑफ टफनेस निकालो, ऐसा कुछ नहीं चल रहा है। दैट इज द सेपरेट डिस्कशन जो आप अपने बाकी सब्जेक्ट्स में करेंगे। तो टफनेस को डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम लोग एक पैरामीटर डिफाइन कर रहे हैं कि इम्पैक्ट टेस्ट की हेल्प से हम लोग इम्पैक्ट वैल्यू निकालेंगे, बिकॉज ऑल द स्पेसिफिकेशन ऑफ द एग्रीगेट वी आर हैविंग इन द टर्म्स ऑफ इम्पैक्ट वैल्यू। तो इम्पैक्ट वैल्यू निकालने का क्या तरीका है, क्या प्रोसेस है इस टेस्ट में, जिसके बारे में अभी हम लोग बातचीत करने जा रहे हैं, आगे धीमे धीमे स्टार्ट करेंगे। तो भैया जब कभी भी कोई टेस्ट करते हो तो उसके लिए कुछ अपरेटस चाहिए, जब कभी भी कोई टेस्ट करते हो तो उसके लिए कुछ अपरेटस चाहिए। तो एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होगी, अब पता नहीं कैसी होगी, देख लेंगे। इम्पैक्ट टेस्ट करने के लिए हमारे पास एक इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन होगी, एक टैंपिंग रॉड होगी जिससे आप कॉम्पैक्शन करते हैं, ऐसे एक टैंपिंग रॉड होगी जिससे आप गिवन एग्रीगेट पे क्या करेंगे, कॉम्पैक्शन करेंगे। सर ये सब याद करना, कुछ भी नहीं याद करना है, जो याद करना था बता दिया, जो याद करना था, जो एग्जाम के लिए रिलीवेंट है। अब तक यहाँ पर जितनी भी बात करी इम्पैक्ट टेस्ट में, उसमें केवल दो बातें इंपॉर्टेंट हैं। इम्पैक्ट टेस्ट की हेल्प से एग्रीगेट की टफनेस निकाल लें, या फिर टफनेस निकालने के लिए इम्पैक्ट टेस्ट करते खत्म। ठीक है, तो एक जानकारी के लिए भी चीजें बताता चल रहा हूँ, और साथ साथ किस टॉपिक से, किस पॉइंट से क्या पॉइंट आपके एग्जाम के लिए रिलीवेंट है और कैसे रिलीवेंट है, उसको भी साथ साथ डिस्कस करते हुए चल रहा हूँ। तो अभी जो बातें हो रही हैं ये थोड़ी थोड़ी तुम्हारे फीलिंग के लिए हैं, कॉन्फिडेंस के लिए हैं, कि तुम्हें एक इम्पैक्ट टेस्ट का फील हो। बट बहुत ज़्यादा चीज़ें यहाँ से एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट नहीं है। जो इम्पोर्टेंट होंगी उनको मैं मार्क भी करूंगा, हाईलाइट भी करूंगा और समझाऊंगा भी। तो अब ये नहीं याद करने बैठ जाना कि क्या क्या अप्रेटस चाहिए। ठीक है, ट्रैवल चाहिए अपने को, सिलेंड्रिकल माउल्ड चाहिए, लेवलिंग रॉड चाहिए और वेइंग बैलेंस चाहिए, तराजू। तो दीज आर सम अप्रेटस दैट आर रिक्वायर्ड, जिनकी हेल्प से लैब में आप इम्पैक्ट टेस्ट को परफॉर्म करेंगे। यहां तक की कहानी क्लियर है? यहां तक की कहानी क्लियर है? बोलो। द डिस्कशन टिल नाउ इज क्लियर टू एवरीवन, यस और नो? तो चलो फिर, अगर तुम्हें पता चल गया है कि इस टेस्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है और इस टेस्ट को कैसे कंडक्ट करने के लिए क्या क्या हमें और क्या क्या इंस्ट्रूमेंट चाहिए, क्या क्या अपरेटस चाहिए, वो भी पता चल गए, तो चलो फील्ड में, अब चलो लैब में। लैब में चलें। लेवलिंग रॉड का यूज क्या है बताऊंगा अभी। लेवलिंग रॉड का यूज क्या है बताऊंगा। जब आप माउल्ड में एग्रीगेट फिट करते हैं तो एग्रीगेट की सरफेस को लेवल करने के लिए हम लोग यहाँ पर लेवलिंग रॉड का यूज करेंगे। कुछ नहीं, टैंपिंग रॉड को यूज कर सकते हैं, टैंपिंग रॉड को ही यूज कर लेंगे ऐसे करके। जैसे फॉर एग्जांपल, अब इस ढक्कन में मैं कुछ भरूं, अब इस ढक्कन में मैंने कुछ भरा, मुझे इसको लेवल करना है, तो ऐसे एक रॉड की हेल्प से अगर ऐसे घुमा दें, ऐसे कर दें, तो लेवल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? जो एक्स्ट्रा मटेरियल होगा वो हट जाएगा। कहाँ है सर लैब? चल रहे हैं, ले चल रहे हैं, यही है, सब यही है, समझ रहे हो? तो अभी प्रोसीजर जब आप एक्सप्लेन करूंगा मैं, तो वहां पर सारी चीजों को रिलेट कर पाएंगे। सर रोड पर इम्पैक्ट किन कंडीशंस में लगता है? सडनली आप ब्रेक अप्लाई कर दो, सडनली आप ब्रेक अप्लाई कर दो ड्यूरिंग द टाइम ऑफ, जब आप कंस्ट्रक्शन कर रहे होते हैं तो बहुत सारे हैवी इक्विपमेंट आप यूज कर सकते हैं जिनकी वजह से इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई हो सकती है, जिनकी वजह से इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई हो सकती है, समझ रहे हो? देयर आर वेरियस सिचुएशन वेयर योर एग्रीगेट कैन फेस द इम्पैक्ट लोडिंग। चलें आगे, आइए साहब आगे बातचीत करते हैं। तो पहले एक जनरल प्रोसीजर समझ लेते हैं। प्रोसीजर क्या कहता है कि भैया जो भी कोर्स एग्रीगेट आपको चेक करने के लिए दिया गया, अच्छा ये जो टेस्ट हैं इन टेस्ट की भी स्पेसिफिकेशन है। यहाँ पर हम लोग खुद से कुछ डिसाइड नहीं कर रहे हैं। भैया हीमोग्लोबिन कितना होगा
उसके लिए सैंपल कलेक्ट करा जाएगा। अब ऐसा तो है नहीं घर में बैठे बैठे खून देख के बता देते हैं कितना हीमोग्लोबिन है। हाँ, तो अब उसकी भी अपनी एज पर द जो भी मेडिकल टर्म्स होते होंगे, पूरी एक स्पेसिफिकेशन है ना टेस्ट की भी, कि किस टेम्परेचर में रखना है इसको, क्या प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, तब जाके रिजल्ट मिलेंगे, है कि नहीं। ऐसे थोड़ा कट किया निकला, बोला हाँ 2 बार टच किया, बोले इतना है हीमोग्लोबिन, जाओ मौज करो जीवन में, ऐसा तो नहीं होता ना। तो उसी तरीके से ये जो मटेरियल के जो आप टेस्ट कर रहे हैं, इन टेस्ट के भी कोड है हमारे पास। तो यहाँ पर जितनी भी बातें लिखी हुई हैं, एक तरीके से आप बोल सकते हो सबके सब स्टैंडर्ड्स हैं। हमारा काम क्या है कि हम बस इनके बारे में थोड़ी सी जानकारी समझना चाह रहे हैं, जानना चाह रहे हैं। सब कुछ डिटेल्ड में अवेलेबल है। कभी जीवन में लगे कि नहीं नहीं हमें तो हाईवे मटेरियल पे ही रिसर्च करनी है, तो सारे रिसोर्सेज अवेलेबल हैं, करना आराम से, कोई नहीं रोक रहा है। तो जो एग्रीगेट दिया गया है उस एग्रीगेट को लेके आओ और टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। स्टेप 2 में क्या बोला गया, अरेंज द सीव इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर और दियर साइज, प्लेस द पेन एट द बॉटम एंड देन एड वेटेड क्वांटिटी टू द एग्रीगेट। तो एक आपने प्री डिफाइंड क्वांटिटी थी एग्रीगेट की, वो ले लिया। उसके बाद हमारे पास सीव होती, छन्नी जिसको बोलते हैं, घर में देखा ना आटा साफ करते हैं, छन्नी देखी, उसको सीव बोलते हैं अंग्रेजी में। जो ना समझ पा रहे हैं हिंदी में बता दिया। सीव में ओपनिंग होती है, सब आपको पता है। तो इनको डिक्रीजिंग ऑर्डर में, आपने क्या करा है, तो पहली सीव होती है 12.5 mm की, ये इसका ओपनिंग साइज है। इसके नीचे एक सीव लगाएंगे 10 mm की, और बॉटम पे लगा देते हैं एक पैन, खाली कटोरा। पैन का मतलब क्या है, खाली कटोरा, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर लेते हैं, इन सीव को अरेंज कर लेते हैं, और जो एग्रीगेट आपके पास है उन एग्रीगेट्स को, इसको रखो, ऊपर से लगा दो ढक्कन। इन एग्रीगेट्स को इसमें फिल किया, और इन एग्रीगेट को लगा, ढक्कन लगा के मैकेनिकल सीव सेकर में ले जाओ। मैकेनिकल सीव सेकर में इस पूरी असेंबली को रखो। मैनुअली भी कर सकते हो, मैनुअली में थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगेगी, मैकेनिकल में कुछ नहीं करना है। प्रॉपरली प्लेस करो, नट बोल्ट की हेल्प से आप इसको फिक्स कर सकते हैं, और मैकेनिकल सेकर को ऑन कर दो। मैकेनिकल सेकर प्रॉपर सेकिंग कर देगा, तो आपको पता है कि इन एग्रीगेट्स के अलग अलग साइज के अकॉर्डिंग, तो ये सब एग्रीगेट्स अलग अलग जगह आ जाएंगे। ये है कंसेप्ट सीविंग का। तो पहले प्री डिफाइंड क्वांटिटी ऑफ एग्रीगेट लिया, सीव्स को हम लोगों ने डिक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज किया। डिक्रीजिंग ऑर्डर में सीव को अरेंज करने के बाद जो हमारे पास क्वांटिटी थी, इनको सबको फिल करने के बाद मैकेनिकल सेकर में रखा। नोट डाउन द एम्प्टी वेट ऑफ द सिलेंड्रिकल माउल्ड, जो आपके पास माउल्ड है आप उसका खाली माउल्ड का वेट निकाल लीजिए। सिलेंड्रिकल माउल्ड अलग है, सीव नहीं है, पैन नहीं है। ये वो माउल्ड है जिसमें आप एग्रीगेट को फिल करके, ठीक है, ये वो माउल्ड है जिसमें आप एग्रीगेट को फिल करके इम्पैक्ट टेस्ट परफॉर्म करेंगे, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की हेल्प से। क्लियर है, इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन की हेल्प से वी आर गोइंग टू परफॉर्म द इम्पैक्ट टेस्ट। चलें आगे, ठीक है। अरे 2-4 मिनट विल बी मोर देन इनफ। तो नोट डाउन द एम्प्टी वेट, तो जो भी आपका सिलेंड्रिकल माउल्ड है इसका आपने एम्प्टी वेट ले लिया, मान लो ये वेट है W1, इसको वेट बोल दिया वेट W1। अब अलग अलग लेयर पे क्या करा, जो एग्रीगेट 10 mm की सीव में रिटेन कर गया था, ये इंपॉर्टेंट है। हर एग्रीगेट को आप यूज नहीं कर रहे हैं टेस्ट के लिए, आप किस साइज के एग्रीगेट को यूज कर रहे हैं, जो एग्रीगेट हमारा 10 mm की सीव में रुक गया था, जो कि 12.5 mm से पास कर गया था, लेकिन 10 mm के सीव पे रुक गया था, उस एग्रीगेट को लो। यस, पासिंग फ्रॉम 12.5 mm एंड रिटेन्ड ओवर 10 mm सीव, रिटेन्ड ओवर 10 mm सीव, और उस एग्रीगेट को इस माउल्ड में फिल कर दो एज पर द स्पेसिफिकेशन। समझ में आ रहा है, एज पर द स्पेसिफिकेशन इस माउल्ड को क्या कर दो, फिल कर दो उसी एग्रीगेट की हेल्प से। और अब इसके बाद क्या करो, ये जो एग्रीगेट आपने फिल किए हैं, माउल्ड प्लस एग्रीगेट का वेट ले लो, 2 वेट ले चुके हो तुम।
अब तक की कहानी में आप 2 वेट ले चुके हैं, याद रखना ये इंपॉर्टेंट है। पहला वेट आपने लिया था W1। W1 क्या था कि जो हमारा सिलेंड्रिकल माउल्ड है उसका खाली सिलेंड्रिकल माउल्ड का वेट था W1, याद आया? खाली सिलेंड्रिकल माउल्ड का वेट था W1। इसमें 10 mm पे रिटेन्ड जो एग्रीगेट थे उनको फिल करने के बाद एज पर द स्पेसिफिकेशन माउल्ड प्लस एग्रीगेट का जो वेट आ रहा है वो आ रहा है W2। माउल्ड प्लस एग्रीगेट का जो वेट आ रहा है वो आ रहा है W2। 2 वेट आपने मेजर कर लिए, एक और मेजर करेंगे, खेल हो जाएगा खत्म। अब ये जब पूरा मामला तैयार हो चुका है तो अब इसको ले चलते हैं इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में। तो जो सिलेंड्रिकल माउल्ड है एज पर द स्पेसिफिकेशन, इसको हम लोग क्या करेंगे, जो हमारे पास इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन है उसमें जाके इसकी सही जगह पे इसको प्लेस करेंगे। ये जो आपका सिलेंड्रिकल माउल्ड था जिसमें आपने एग्रीगेट को फिल किया है, इसको लेके जाओ और इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन में जो इसकी प्रीडिफाइंड जगह है वहां पर इसको रख देंगे। उसके बाद अब आप इसमें अप्लाई करेंगे लोडिंग। लोडिंग को अप्लाई करते समय आप ये ध्यान रखेंगे कि हम ऐसे लोडिंग अप्लाई करें कि वो जो लोडिंग हो वो इम्पैक्ट लोडिंग हो। जाहिर सी बात है, अगर आप इम्पैक्ट लोडिंग में अपने एग्रीगेट की परफॉर्मेंस देखना चाह रहे हैं तो उसमें आप क्या करेंगे, इम्पैक्ट लोडिंग अप्लाई करेंगे। अभी तक देखो, ये एक तरीके से अगर आप देखोगे तो पूरा प्रोसेस जो है टेस्ट का वो सेल्फ एक्सप्लेनिंग है। अगर ये प्रोसेस मैं आपको नहीं भी बताऊंगा और इसको एक बार अगर आप गो थ्रू भी कर लोगे तो मुझे ऐसा लगता है कि ये इतने इजी वे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया गया है कि एक एक चीज, एक एक स्टेप आपको विजुअलाइज होता चला जाएगा। मानते हो कि नहीं, कि बस मुझे ही ऐसा लग रहा है? बताओ, बोलो। तो यस, दिस टेस्ट प्रोसीजर अभी और भी अच्छे से, और भी एक टेस्ट तो मैं पूरा एक्सप्लेन करूंगा, चिंता मत करो, जिससे आपको एक पूरा पैटर्न पता चल जाए कि इन टेस्ट को कवर कैसे करना है, इन टेस्ट को कवर कैसे करना है। ठीक है, क्या कह रहे हैं? नहीं, हम तो बताएंगे लेकिन तुमसे भी काम करवाएंगे। इस गलत फहमी में बिल्कुल मत रहना कि तुम पूरे बस आराम करोगे। हाँ, आराम बिल्कुल नहीं करनी, और हम करने भी नहीं देंगे, इतने दिनों में तो समझ ही गए होगे। ठीक है, तो मेरा टीचिंग जो मेथोडोलॉजी है वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन का। हाँ, वो है एक्टिव पार्टिसिपेशन का। नहीं, इसका मैं इसका एक रीजन बताता हूँ, एक अपना एक्सपीरियंस बताता हूँ। जब मैं पहले ऑफलाइन में पढ़ाता था ना, तो मैं सोचता था कि इतना कुछ बता दो, सब कुछ बता दो कि बच्चे को कुछ करना ही ना पड़े। तो जनरली क्या करते थे हम लोग कि एक एक कंसेप्ट बता दिया, एक एक सवाल बता दिया। अब बच्चा जब क्लास में पढ़ लेता था, सवाल लगाता था, सारे सवाल लग जाते थे। ठीक है, सारे सवाल लग जाते थे, और उसको लगता था कि भाई ये सब्जेक्ट तो कुछ नहीं है, फालतू ही डर रहे थे, ये सब्जेक्ट तो कुछ है ही नहीं, इसमें तो कुछ मेहनत ही नहीं करी, क्लास करी और क्लास के बाद ही पूरा गेम ओवर हो गया। और बच्चा एकदम बिल्कुल, अरे सर आपने क्या ही पढ़ाया सर, ये है वो है, हमें भी बड़ा अच्छा लगे, हैं तो इंसान ही ना यार। हाँ, हमें लगे कि ठीक है भाई, चलो मेहनत करी, मेहनत सफल हुई, बच्चों को समझ में आ गया। और सही में बच्चों को समझ में आ जाता था। लेकिन गुरु, उसमें होता था एक खेल, जिस खेल को मैंने डिकोड किया अपने जर्नी, इस पूरे टीचिंग जर्नी के दौरान। इसमें खेल ये होता था कि जब बच्चा पढ़ता था पहली बार सब्जेक्ट को, और अगर उससे सब कुछ 100% हो गया, तो भाई साहब वो सब्जेक्ट को ले लेता था एकदम हल्के में, और वो सीधे निकल जाता था 7वें आसमान में, बीच में कहीं नहीं रुकता था। मतलब हल्का फुल्का टीचर से कहो बहस कर लें। हाँ, कोई पूछा हाईवे जानते हो, अबे हाईवे, विद्वान हूं मैं हाईवे का, समझ रहे हो? विद्वान हूं मैं हाईवे का, 2 महीने पहले हाईवे खत्म किया था। शायद ही कोई ऐसा कंसेप्ट हो जो हाईवे का मुझे पता ना हो। ज्यादा बातें हमसे करना नहीं। सामने वाला भी कह रहा भाई क्या एटीट्यूड है, घबरा गया एकदम से यार। 4 महीने बाद किसी ने पूछा कि भाई हाईवे जानते हो। अब देखो, अब यहाँ हो गया धोखा।
4 महीने बाद जब पूछा तो बच्चा पुरानी ही फीलिंग में जी रहा है। होता क्या है कि जो अच्छी यादें होती हैं आदमी उनसे बाहर नहीं निकलना चाहता है। हाँ, जब आदमी के पास कुछ अच्छी सुनहरी यादें होती हैं तो उनसे बाहर नहीं निकलना चाहता, कहता चलो कोई बात नहीं, सोच के ही खुश होने दो। हाँ, कभी ना कभी तो जीवन में कुछ अच्छा हुआ था, वो यादें ही काफी हैं। ऐसा होता है कि नहीं होता है? अब उसको बच्चे को ये गलत फहमी हो चुकी है 4 महीने में कि उसने 4 महीने जो पहले पढ़ा था वो उसको आज भी आता है, लेकिन ये 4 महीने रिवीजन ना करने की वजह से अब यादें सिर्फ यादें रह गई हैं। अब वो यादें जो हैं वो सिर्फ यादें रह गई हैं, इसके अलावा कुछ नहीं बचा है। याद को याद करने के लिए शॉर्ट नोट्स बनाने पड़ रहे हैं, ये वाला हाल है। ठीक है, लेकिन वो अभी भी ये बोलेगा हाँ हाईवे तो बहुत बढ़िया से आता है, हाईवे तो एक नंबर, बहुत बढ़िया प्यारा सब्जेक्ट है। पहुंच गए एग्जाम वाले दिन, एग्जाम में हाईवे का सवाल आया। सिंपल सा सवाल आया, कैलकुलेट द एसएसडी फॉर द गिवन फ्रिक्शन कोफिशिएंट ऑफ 0.36, कंसीडर द रिएक्शन टाइम एज पर द आईआरसी स्पेसिफिकेशन फॉर द डिजाइन स्पीड ऑफ द 60 kmph। अब आज की डेट में तुमसे अगर कोई सवाल पूछ ले तो मुझसे बात करना बंद कर दोगे, पता है तुम्हें? तुम कहोगे तुम्हें शर्म नहीं आएगी हमसे क्या सवाल पूछ रहे हो? अब मैं इतनी मेहनत करने के बाद एसएसडी कैलकुलेट करूंगा? हाउ डेयर यू टू टॉक द आस्क मी द क्वेश्चन लाइक दिस? हाँ, अब हम बैठ के एसएसडी कैलकुलेट करें? अरे यार पुट करो v इंटू टी आर प्लस वी स्क्वायर अपॉन 2gf, खेलो मौज करो। अब हम यही काम बचा हुआ, हम तुम्हारे लिए यहाँ पे एसएसडी कैलकुलेट करें? सवाल यही आएगा 2 नंबर का, सवाल यही आएगा 2 नंबर का। अब जब एग्जाम में सवाल आया, बैठे पंखा देख रहे हैं, 1 मिनट में लगभग 70 बार घूम रहा है। हाँ, 1 मिनट में अगर 70 बार घूम रहा है तो 1 सेकंड में कितनी बार घूम, सवाल से कोई मतलब नहीं है, वो तो खत्म हो गया ना, सवाल खत्म हो गया। हाँ, अब इनके अपने अलग सवाल चल रहे हैं, क्रांतिकारी लोग लिए हैं बढ़िया गेट वाला रफ करने के लिए देते हैं, कैलकुलेटर यूज करके निकाल ले, 1 मिनट में घूम रहा है 70 बार, तो 1 सेकंड में कितनी बार घूमेगा? वाजिबा। अब ये सवाल तो सॉल्व हो गया, अगला सवाल भी करना। फिर बैठ के गिनना एसी कितने लगे हुए हॉल में, 1 2 3 4 5 6 7 8, काउंट कर रहे हैं आराम से। हाँ, फिर देख रहे हैं कितने बच्चे बैठे हुए हैं इस क्लास में, 15 एसी लगे हुए हैं, 200 बच्चे बैठे हुए हैं, एक बच्चे को एसी का कितना मजा मिल रहा, अब ये निकाल लेंगे। अब 3 घंटे कुछ तो करना ही ना यार, जाने भी नहीं देते 3 घंटे पहले, पता है? सबसे गंदी बात तो यही है, सबसे गलत बात तो यही कि 3 घंटे पहले तुम्हें निकलने नहीं देंगे, 3 घंटे पहले तुम्हें जाने नहीं देंगे। अब तुम देख रहे हो कि एक बंदे को एसी, कितने एसी का मजा मिल रहा है पर यूनिट, वैसे यूनिट नहीं समझ में आएंगी, फिर निकालेंगे पर यूनिट। हाँ, पर स्टूडेंट क्या आ रहा है। हाँ, कहने का मतलब क्या है, ये जो ओवर कॉन्फिडेंस होता है ना, ये भाई साहब पूरी करी कराई मेहनत को कर देता है चौपट। फिर आएंगे एग्जाम दे के, फिर मैसेज करेंगे, फिर एग्जाम दे के आएंगे, फिर मैसेज भी करते। पूरी कहानी तुम्हें मैं बता देता हूँ, क्योंकि हमारे साथ तो हर साल होती रहती है ना। फिर आके मैसेज करेंगे, मैसेज करने के बाद बोलेंगे सर आई रियली वॉन्ट टू थैंक्स यू फ्रॉम द माई बॉटम ऑफ माई हार्ट, उसमें 2 4 बड़े बड़े लाल दिल। हाँ सर, बहुत बढ़िया तरीके से आपने हाईवे इंजीनियरिंग पढ़ाया, और सर सारे क्वेश्चन जो थे, सारे क्वेश्चन वो सर बिल्कुल क्लास में डिस्कस हुए थे, आए थे। एक क्वेश्चन कभी, अब ऐसा नहीं हमेशा यही मैसेज आता है, कभी कभी होता है कि एक क्वेश्चन आउट ऑफ द बॉक्स भी आ गया, एक जनरल
कि सर सारे क्वेश्चन जो आपने क्लास में डिस्कस किए थे वो सब आए, बहुत बढ़िया, हमें यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब मेरे से भी रहा नहीं जाता है, अब क्या करें, हम भी इंसान हैं। हम पूछते सारे आए थे वो छोड़ो, तुम सारे बना पाए कि नहीं बना पाए ये बताओ। यहीं से मामला हो जाता है खराब। बाकी सब तो ठीक था। हाँ। अब बस जैसे मैंने पूछा कि भाई चलो सारे आए थे, पढ़े पढ़ाए ठीक थे, तुमसे सारे क्वेश्चन बन गए, खेला खत्म। हाँ? कि सर पढ़ा हुआ तो सब था, पता नहीं सर क्या हुआ, सवाल 70% ही बने हमसे। और तब फिर लगती हमारे कलेजे में आग, समझ रहे हो। तब फिर हमको आता अजीब ही लेवल का क्रोध कि भाई मेरे जब पढ़ाया गया था, बताया गया था, सारे क्वेश्चन आए, तो क्यों नहीं 100% हुए। तो उस दिन से हमने ये, जब से हमको ये रियलाइज हुआ कि कहीं ऐसा ना हो पढ़ाते पढ़ाते कि बच्चा आसमान, ओवर ओवर कॉन्फिडेंस हो जाए, तो अब हम जानबूझ के कुछ चीजें नहीं डिस्कस करते। ये फैक्ट है, मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ। हम कहते हैं कि तुम मेहनत करो, थोड़ा हाथ पैर चलाओ, नहीं होगा तो आओ फिर सब बताएंगे। लेकिन तुम आखिरी तक बिल्कुल, तुम भैया 100% तक कॉन्फिडेंस हो जाओ, ठीक है। तुम जब 110%, 120% भागते हो ना, अल्टीमेटली उससे रिजल्ट नहीं मिलते। ये मेरा खुद का एक्सपीरियंस है जो मुझे मिला। तो अब मैं थोड़ा सा तुम्हें प्रैक्टिकल रखना चाह रहा हूँ, तुमको हवा में उड़ने नहीं देना चाह रहा हूँ, बस बात ये है कि ऐसा ना हो कि उड़ जाओ और फिर दिक्कत हो कि पता लगे पूरे साल रिवीजन ही नहीं किया, हल्का सब्जेक्ट, बहुत आसान है, बहुत आसान है, बहुत इजी है, बस। इसलिए अब थोड़ा सा मैंने आपका इन्वॉल्वमेंट इंक्रीज कर दिया है। दैट्स वाई आई हैव जस्ट इंक्रीज द इंटरेक्शन इन। मैंने थोड़ा सा अपने टीचिंग मैथोडोलॉजी में चेंज किया। अब सारी चीजें परोसी नहीं जाएंगी कि लो मेरे लाल खा लो और एंजॉय करो। अब थोड़ी सी एफर्ट, थोड़ी सी मेहनत तुमसे भी करवाई जाएगी। और मेरे हिसाब से मुझे जो लगता है कि इसके अच्छे रिजल्ट्स आप सभी को मिलेंगे जो लोग इन चीज़ों को फॉलो करेंगे, और आपका लर्निंग एक्सपीरियंस भी बेहतरीन तरीके का होगा। ठीक है। तो इस वजह थोड़ा सा इसलिए आप एक्टिव रहो। तो शॉर्ट टर्म में अब गेम नहीं चल रहा है कि शॉर्ट टर्म में तो बहुत बढ़िया, लॉन्ग टर्म में क्या है, अल्टीमेटली तो रिजल्ट मैटर करेगा ना। हाँ, समझ रहे हो। चलिए साहब, तालिब साहब पूछ रहे रेलवे का क्लास होगा सर। जवाब जनता देगी, हम तो दे चुके हैं कई बार। ठीक है, जवाब जनता देगी, रेलवे इसमें इस कोर्स का पार्ट है कि नहीं है ये सब हम बता चुके हैं। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। अब क्या करा आपने, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, यस बिल्कुल, अब इम्पैक्ट लोडिंग को अप्लाई करने के लिए हमने क्या अरेंजमेंट किया कि हम एक हैमर लेते हैं, उस हैमर का वेट है एज पर द स्पेसिफिकेशन। उस हैमर को, उसमें हैंडल लगे होते हैं, अभी मशीन दिखाऊंगा। उस हैमर को हमने ऐसे उठाया, और उस इम्पैक्ट टेस्टिंग मशीन का ये एक फीचर होता है, उसमें हुक टाइप के लगे होते हैं। जैसे ही हैंडल की हेल्प से आप हैमर को उठाएंगे और वो हुक को क्लिक करेगा, तो वो क्या करेगा, वेट जो है आपका वो हैंडल से हट जाएगा एक सर्टन हाइट में आने के बाद। तो ऐसे आपने हैमर को लिफ्ट किया, जैसे ही पूरी हाइट पे वो आ जाएगा, देयर विल बी द मैकेनिकल अरेंजमेंट, जिसकी वजह से वो हैंड, जो हैमर है वो इस हैंडल से डी अटैच हो जाएगा। और डी अटैच होने के बाद क्या करेगा, धड़ाम से गिरेगा आपके एग्रीगेट के ऊपर। नीचे आपने एग्रीगेट रखा हुआ है, नीचे माउल्ड में आपने एग्रीगेट फिल करके रखा हुआ है। तो बार बार ऐसा, कितनी बार, 15 बार। इसी को बोलते हैं 15 ब्लोज। तो एक बार उठाया, फिर नीचे गए, फिर वहां से हाई राइज करके लाए, फिर गिरा, फिर गए, फिर लाए, ऐसा करने के कितने बार। और करते समय ध्यान देंगे कि इंटरवल जो होगा वो नॉट लेस देन 1 सेकेंड। ऐसा ना हो कि बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली कर दिया। हर एक फॉल के बीच में, हर एक फॉल के बीच में, हर एक ब्लो के बीच में
कम से कम 1 सेकंड का गैप होना चाहिए। इस तरीके से आप करते हैं एग्रीगेट पे इम्पैक्ट लोड को अप्लाई। यार मेरे एक बात बताओ, जब इस तरीके से आपने इम्पैक्ट लोड को अप्लाई किया है तो तुम्हें नहीं लगता है कि एग्रीगेट की तो हालत ही खराब हो गई होगी? इस लोडिंग को अप्लाई करने की वजह से एग्रीगेट की जितनी क्षमताएं रही होंगी उसके हिसाब से उसने इस लोड के इफेक्ट को बियर करा होगा। लेकिन ये गारंटी से बोल सकते हैं कि इस लोडिंग की वजह से हमारे एग्रीगेट में कुछ ना कुछ लॉसेस जरूर हुए होंगे, क्रश हो गया होगा। बिल्कुल सही बात है, हमारा एग्रीगेट जो होगा वो क्रश हो गया होगा। अब हमने ये माउल्ड लिया, अब इसमें टूटा फूटा, बिल्कुल टूटा फूटा एग्रीगेट था कुछ इस तरीके का, बिल्कुल इस एग्रीगेट को लिया और इसको लेने के बाद कहाँ पहुंच गए? 2.36 mm की सीव में जाके रखा। रुक जाओ शशिकांत, रुक जाओ रुक जाओ। हमने क्या करा? 2.36 mm की सीव में जाके रखा। 2.36 mm की सीव में जाके इस पूरे एग्रीगेट को निकाल लिया। अरे अरे तुम कहाँ जा रहे हो? 2.36 mm की सीव में इस पूरे एग्रीगेट को निकाल दिया और सेकर की हेल्प से हमने प्रॉपर सीव सेकिंग कर ली, प्रॉपर सीव सेकिंग कर ली। ठीक है, तो कोई बताएगा स्पेसिफिकेशन इम्पैक्ट टेस्टिंग की, अगर किसी को पता हो कि वेट क्या होता है, हाइट क्या होता है, नंबर ऑफ ब्लोस क्या रिक्वायर्ड है, ये मैंने आपको बता दिया। तो चैट बॉक्स में जरा बाकी स्पेसिफिकेशन मेंशन करिए इफ यू नो कि व्हाट विल बी द हाइट ऑफ द ड्रॉप एंड व्हाट विल बी द वेट ऑफ द हैमर। बिल्कुल ये पता करिए और मुझे बताइए। 3 स्पेसिफिकेशन मेन है। बिल्कुल सही मयंक, बिल्कुल सही। हाइट जो होती है वो 38 सेंटीमीटर होती है फॉल की, और जो आपका वेट होगा नियरली 14.7 kg, 13.5 14 इस रेंज में ही रहता है। क्लियर है? और नंबर ऑफ ब्लोस कितने रिक्वायर्ड है, जैसा मैंने आपको बता दिया 15 ब्लो मिनिमम देने हैं, और जिनका जो रेट होगा कि इन 2 कॉन्जिक्यूटिव सक्सेसिव ब्लोस के बीच में 1 सेकंड से कम का टाइम नहीं होना चाहिए, कम से कम 1 सेकंड का गैप होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बेटा? अभी अब आपने क्या करा? 2.36 mm की सीव से इसको क्या कर दिया? छान दिया, और जो भी मटेरियल यहां से पास कर गया है इसको एक पैन में इकट्ठा करा और इसका वेट ले लिया W3। मैं फिर से रिपीट करता हूं, 3 वेट यहां पर इंपॉर्टेंट है, बस सारा जो खेल था वो इन 3 वेट का था। पहला वेट था खाली माउल्ड का वेट, दूसरा था माउल्ड प्लस एग्रीगेट का वेट, और तीसरा जो था हमारा 2.36 mm की सीव से जो मटेरियल पास कर गया है उसका वेट। ठीक है, देख लेना 3 लेयर होगी 4 लेयर होगी क्या होगा, इतना हमको नहीं याद है, जरूरी नहीं है। ठीक है, अभी रेफरेंस बता देंगे, चिंता मत करो, हमको वैसे भी ज्यादा चीजें याद रहती नहीं है। ठीक है, जो काम की चीजें हैं वो मैं मेंशन कर रहा हूँ, हाईलाइट कर रहा हूँ, इसको आप भी ध्यान रखिए। ठीक है, चलें आगे, चलें आगे। तो खाली माउल्ड का वेट हो गया W1, 10 mm पर रिटेन्ड एग्रीगेट प्लस माउल्ड हो गया वेट इसका W2, और जो फाइनली 2.36 mm से मटेरियल पास कर गया है उसका वेट हो गया W3। मेरे लाल तुम मुझे क्या ये बता सकते हो कि इन तीनों, अब जरा यही थोड़ा विजुअल से देख लो तो और फील हो जाएगा। ये जो प्रोसेस मैंने आपको बताया था यही थोड़ा विजुअल से देख लो। एग्रीगेट लिया, ये सीव थी, इनको अरेंज किया 12.5 10 mm और पैन, एग्रीगेट को डाला, सीव सेकर पे ले गए, मैकेनिकल सीव सेकर है, ऑन किया। ऑन करने के बाद ये अरेंजमेंट, ये तुम्हारे हाथ हैं, देखो ये हैंडल की बात कर रहे हैं, यहाँ पर ये मैकेनिकल अरेंजमेंट होता है। जैसे ही यहाँ पर टच करेगा, ये आप देख रहे हैं, ये जो हैमर है आपका ड्रॉप कर जाएगा। ये आपका माउल्ड है और इसमें 10 mm का एग्रीगेट है। 10 mm पर रिटेन्ड वाली जो एग्रीगेट थे वो आपने यहाँ पर फिल कर रखे हैं। इस तरीके से आप इम्पैक्ट लोडिंग बार बार अप्लाई कर रहे हैं, 15 बार आपको लोडिंग अप्लाई करनी है। ये जो क्रस्ड एग्रीगेट है इसको लाए
और 2.36 mm की सीव में डाला और सेक करने के बाद जो मटेरियल यहाँ पर बच गया था इसका वेट ले लिया W3। मेरे किसी भी लाल को अब तक के टेस्ट प्रोसीजर में अगर कहीं पे भी कोई भी तकलीफ हो, कोई भी परेशानी हो, तो एक बार पहले मुझे बता दो। If anyone having any doubt, any query till now, whatever we have discussed, तो बेधड़क होके बेफिक्र होके आराम से बता दो कि सर हमें प्रोसीजर समझ में नहीं आ रहा है। तो जो लोग ध्यान से सुन रहे होंगे थोड़ा थोड़ा इस बात को विजुलाइज कर पा रहे होंगे कि हम लोग जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ऐसा ही चल रहा है कि जैसे हम लोग लैब में ये टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं। तो हर टेस्ट से हमें मिलते हैं कुछ ऑब्जर्वेशंस और यहाँ पर मिल गए हैं ऑब्जर्वेशंस 3, W1, W2 और W3। बेटा इन तीनों वेट की हेल्प से, इन तीनों वेट की हेल्प से जो एग्रीगेट हमें दिया गया है हम उसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। हम उसके लिए इम्पैक्ट वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया W3 अपॉन W2 माइनस W1 इंटू 100। अबे कुछ नहीं है भाई, ओरिजिनल कितना एग्रीगेट लिया था और उसका कितना पोर्शन क्रश हो गया। एग्रीगेट अगर वीक होगा तो ये वैल्यू कम होगी या ज्यादा होगी, सोच के बताओ। एग्रीगेट अगर वीक होगा तो जब लोडिंग अप्लाई करोगे तो क्रस्ट वाला जो पार्ट है वो ज्यादा हो जाएगा, और W3 अगर ज्यादा हो गया तो ये वैल्यू पूरी इंक्रीज कर जाएगी। अगर अगर हमारा एग्रीगेट स्ट्रांग है इम्पैक्ट लोडिंग में तो इम्पैक्ट वैल्यू की वैल्यू जो आने वाली है वो कम आएगी। ये ओरिजिनल वेट है, ये ओरिजिनल 10 mm पर रिटेन्ड एग्रीगेट का वेट है, और ये आपका फाइनली जो क्रश्ड पोर्शन है उसका वेट है। इसकी हेल्प से क्या हम इम्पैक्ट वैल्यू को डिफाइन कर सकते हैं। इम्पैक्ट वैल्यू वी आर डिफाइनिंग इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। इम्पैक्ट वैल्यू वी आर डिफाइनिंग इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज। किसी भी गिवन एग्रीगेट के लिए हम किस तरीके से इम्पैक्ट वैल्यू निकाल सकते हैं, ये बात सभी को अच्छे से समझ में आ गई है, हाँ या ना। अभी तक आपने केवल गिवन एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू निकाला है। मकसद हमारा पूरा नहीं हुआ है। मकसद हमारा क्या था? हमारा मकसद ये था कि किस तरीके के, क्या हम इस इंफॉर्मेशन के बेसिस पे मटेरियल की सुटेबिलिटी को चेक कर पा रहे हैं। आर यू इन द पोजीशन, जो कुछ आपने अब तक पढ़ा है क्या इससे आप इस पोजीशन पे हैं कि आप बता पाए मटेरियल की सुटेबिलिटी क्या है? नहीं। ये 10.4 हीमोग्लोबिन आ गया है, ये 10.4 हीमोग्लोबिन आ गया है। ये हीमोग्लोबिन सही है कि नहीं है, कम है कि ज्यादा है, इस पे बात नहीं हो पा रही है, इस पे बात नहीं हो पा रही है। और इस पे बात कैसे होगी? जब आपको स्पेसिफिकेशन पता हो कि अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए कौन कौन सी क्या क्या स्पेसिफिकेशन होती है। तो भैया एक हम तुम्हें रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, रेफरेंस के लिए बता रहे हैं, बिल्कुल केवल इतनी ही स्पेसिफिकेशन है ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। तो जैसे आपने बोला कि अगर इम्पैक्ट वैल्यू 20% से कम है, इसका मतलब जो हमारा एग्रीगेट है हम उसको बोल सकते हैं दिस एग्रीगेट इज एक्सेप्शनली स्ट्रांग। इम्पैक्ट वैल्यू कम मतलब स्ट्रांग ज्यादा है। अगर हमारी इम्पैक्ट वैल्यू 35 या उससे ज्यादा है, अगर हमारी इम्पैक्ट वैल्यू 35 या उससे ज्यादा है तो हम बोल सकते हैं कि रोड सरफेस वर्क के लिए, टॉप लेयर के लिए ये एग्रीगेट यूज नहीं होना चाहिए। क्योंकि टॉप में आपको पता है कि भैया बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसेस डेवलप होंगे, और जिसमें इतना ज्यादा इम्पैक्ट वैल्यू है उसको टॉप लेयर में यूज मत करिए। इन्हीं स्पेसिफिकेशन की बात कर रहे थे क्या आप? अब आपके पास दोनों चीजें हैं। अब आपके पास जो मटेरियल आप यूज कर रहे हैं उसके टेस्ट के रिजल्ट भी हैं। अब आपके पास जो कंस्ट्रक्शन आप करना चाह रहे हैं उसकी स्पेसिफिकेशंस भी हैं। फॉर एग्जांपल वियरिंग कोर्स, बिटुमिनस सरफेस ड्रेसिंग है, पेनिट्रेशन, याद मत करना, पेनिट्रेशन मैकेडम है, बिटुमिनस कारपेट कंक्रीट है। अलग अलग कंस्ट्रक्शन के लिए इम्पैक्ट वैल्यू की क्या स्पेसिफिकेशन है,
ऐसी इंफॉर्मेशन भी हमारे पास अवेलेबल है। बस तुम ये समझो अवेलेबल है। समझ गए हो ये बात? अब क्या बोल सकते हैं कि इन दोनों इंफॉर्मेशन के बेसिस पे नाउ वी आर इन द पोजीशन कि हम अपने किसी भी मटेरियल की सुटेबिलिटी को बेहतरीन तरीके से चेक कर सकते हैं और साथ साथ ये डिसाइड कर सकते हैं कि किस मटेरियल को कहां पर यूज करना चाहिए। यही तो मकसद था, यही तो मकसद था। मकसद पूरा हुआ? यही तो मकसद था। मकसद पूरा हुआ, हाँ या ना? तो ये एक टेस्ट मैंने आपको बहुत ही डिटेल्ड वे में बताया। एक टेस्ट मैंने, अब अगर सर अब इसको समराइज कर दीजिए, बहुत कहानी बता दी आपने। अगर मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ध्यान रखना चाहिए तो इस टेस्ट की मुझे कौन कौन सी बातें पता होना चाहिए। अगर मैं एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो अगर मैं बात करूं इम्पैक्ट वैल्यू के बारे में, इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के हेल्प से मुझे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन से पॉइंट्स याद रखने चाहिए, या जो आपने बोला था कि नोट्स बनाएंगे, या जो आपने बोला था कि नोट्स बनाएंगे, उनमें क्या क्या चीजें मैं मेंशन करूं एग्रीगेट से इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट के लिए। आओ देखो, उसका भी सैंपल देख लो। तो पहला टेस्ट आप लिखेंगे कि एग्रीगेट में कर रहे हैं, जो कि है इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट। इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट का ऑब्जेक्टिव क्या है कि इससे हम टफनेस को मेजर करते हैं एग्रीगेट की। स्पेसिफिकेशन की बात करें तो मुझे पता होना चाहिए सीव साइज क्या होता है, 12.5 mm, 10 mm का सीव साइज और पेन, और एक इसमें जो आपने बोला 38 सेंटीमीटर हाइट, नियरली 14.5 किलोमीटर केजी का जो वेट था, और नंबर ऑफ ब्लोज जो थे वो 15 थे। 1 सेकेंड से कम का ड्यूरेशन नहीं होना चाहिए 2 ब्लोज में। और आपने बोला सर जो लास्ट में सीव थी वो 2.36 mm की सीव थी, और इम्पैक्ट वैल्यू जो होगा वो W3 डिवाइड बाई W2 माइनस W1 इंटू 100 होगा। खेला खत्म। तो कम से कम आपको इतनी बातें, अब जब आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, आगे भी बता देता हूं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में ये सब तो पूछा ही गया होगा। कभी कभी ये भी पूछ लेगा कि रोड सर्फेसिंग, जैसे इफ द एग्रीगेट हैविंग द वैल्यू दैट इज 15%, तो हाउ वी कैन क्लासिफाई द एग्रीगेट। अगर किसी एग्रीगेट का इम्पैक्ट वैल्यू 15% आ रहा है तो उसका क्लासिफिकेशन क्या करें। तो अब आप उस क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन को इसी के नीचे क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे। तो हो सकता है कि इम्पैक्ट वैल्यू टेस्ट से रिलेटेड आपको दो नई चीजें देखने को मिलें विद द हेल्प ऑफ द क्वेश्चन। तो अब ये आपके कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे। अब आपके ये कंप्लीट नोट्स बन जाएंगे जिसकी हेल्प से जब कभी भी आज के बाद टॉपिक कंप्लीट होने के बाद, सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद आप इसका रिवीजन करेंगे तो आप सारे की पॉइंट को रिकॉल कर पाएंगे। पूरी कहानी याद रखने की जरूरत नहीं है। अप्रोच क्लियर हुई? बोलो, अप्रोच क्लियर हुई, यस और नो? जल्दी बोलो हाँ या ना। क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, समझ में आ रहा है? तो दिस विल बी द फॉर्मेट फॉर योर नोट्स। और मैं आपको चाहूंगा कि सभी लोग बहुत ही बेहतरीन तरीके से ये नोट्स बनाएं और मेरे साथ टेलीग्राम में जरूर शेयर करें। जो बच्चा सबसे, जिसके नोट्स मुझे सबसे बढ़िया लगेंगे हाईवे मटेरियल के टेस्ट वाले पार्ट का, तो क्लास में उस बच्चे पे 2 मिनट बात की जाएगी। उस बच्चे को डेडिकेटेड 2 मिनट दिए जाएंगे। एक कंपटीशन समझ लो, एक आपके लिए थोड़ा सा मोटिवेशन है कि हम लोग बातचीत करेंगे, आपको अप्रिसिएट किया जाएगा। जस्ट आपको सभी लोगों को अपने टेस्ट के जो नोट्स हैं वो क्लास टॉपिक कंप्लीट होने के बाद टेलीग्राम ग्रुप में शेयर करने हैं। तो उनमें से जो भी बेस्ट होंगे, जो भी अच्छे से होंगे, और बेस्ट का मतलब ये नहीं कि पूरी कहानी लिख दिया, मैं फिर से बोल रहा हूँ, क्राइटेरिया समझ लो जिनके बेसिस पे उसको इवेल्युएट किया जाएगा। कम और इफेक्टिव, कम से कम, और इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा इफेक्टिव। ये नहीं कि पूरी कहानी लिख दी अच्छी अच्छी राइटिंग में तो सोचो नहीं नहीं हम ही जीत जाएंगे, ये अवार्ड तो हम ही को मिलना है, नहीं।
ठीक है, तो इफिशियंसी के बेसिस पे मामला चेक किया जाएगा। ठीक है, तो अभी तो खैर अभी तो शुरुआत हुई है, तो ये एक एक्सरसाइज है जो आपको इस पर्टिकुलर टॉपिक में करनी है। क्लियर है? कोई ये तो नहीं पूछ रहा कि सर कौन सा टेलीग्राम ग्रुप, किसी के अरमान हो तो बताओ कि सर बाकी सब तो समझ गए हैं, एक डाउट है सर, टेलीग्राम में कहाँ पर शेयर करना है, ये मेरा एक डाउट है। होंगे एक दो, हाँ होंगे, लेकिन अब कुछ पूछ नहीं पा रहे हैं। कोई बात नहीं, नहीं पता है तो बता देता हूँ। सर्च कर लेंगे टेलीग्राम में क्षितिज सर PW, तो ग्रुप मिल जाएगा। ठीक है, जहाँ पर ये सब बातें हम लोग करते हैं आपस में। हो सकता है कुछ स्टूडेंट्स नए हों, जिन्होंने क्लासेस को बीच में ज्वाइन किया हो, ना पता हो, ना इन्फॉर्मेशन हो, तो फॉर दोज स्टूडेंट दिस इज़ द टेलीग्राम ग्रुप। तो सिंपल टेलीग्राम में ये सर्च कर लीजिएगा और वहाँ पर मुलाकात फिर हो जाएगी। क्लियर है बेटा? यहाँ तक की बात क्लियर है, यहाँ तक की कहानी क्लियर है। अगला जो इम्पोर्टेंट टेस्ट है एग्रीगेट से रिलेटेड, वो है क्रसिंग वैल्यू टेस्ट। हम कुछ नहीं बताएंगे, हमको जो बताना था हमने सब बता दिया। हमको सिर्फ एक ही टेस्ट बताना था, वो था इम्पैक्ट टेस्ट। जिस तरीके से आपने अभी पूरा फ्लो समझा है इम्पैक्ट टेस्ट का, सेम वही फ्लो है। और अगर मैं आपको कंसेप्चुअली बताऊं तो कोई फर्क नहीं है इन दोनों टेस्ट में, सेम वही है। W1 वेट होगा माउल्ड का, W2 वेट होगा माउल्ड प्लस एग्रीगेट का, W3 वेट होगा जो फाइनली क्रस्ड एग्रीगेट मिलेगा। अब इसकी हेल्प से हम क्रसिंग वैल्यू निकाल लेंगे। क्रसिंग टेस्ट ऑन द एग्रीगेट की हेल्प से हम क्रसिंग वैल्यू निकाल देंगे। फर्क क्या है? सिर्फ इतना फर्क है कि यहाँ पर टाइप ऑफ लोडिंग जो है वो आपकी चेंज हो जाएगी। अभी आपने इसके पहले इम्पैक्ट टेस्ट में अपनी एग्रीगेट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट किया अंडर द एक्शन ऑफ द इम्पैक्ट लोडिंग। इम्पैक्ट लोडिंग में आपने इसको इवेल्युएट किया था। अब आप सेम एग्रीगेट की परफॉर्मेंस को इवेल्युएट करेंगे अंडर द एप्लीकेशन ऑफ द कंप्रेसिव लोड, ग्रेजुअली अप्लाइड लोड। अब यहां पर सडन या इम्पैक्ट लोड अप्लाई नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने एग्रीगेट में ग्रेजुअली कंप्रेसिव लोड को अप्लाई कर रहे हैं। और उसमें उसके एक्शन से क्या डिफॉर्मेशन हो रहे हैं, क्या रिजल्ट्स आ रहे हैं, इनको मेजर करने के लिए, इनको डिफाइन करने के लिए हम लोग एक टर्म डिफाइन करेंगे जो होगा क्रसिंग वैल्यू। सेम प्रोसीजर है, केवल टाइप ऑफ लोडिंग। अब जाहिर सी बात है क्रसिंग लोड अप्लाई करने के लिए आपके ऑपरेटर्स चेंज हो जाएंगे। यस, तो सेम पैटर्न पे पूरी कहानी यहाँ पर लिखी हुई है, देख सकते हो कि और इसके लिए क्या क्या कोड है। मेथड्स फॉर टेस्ट ऑन द एग्रीगेट, अगर एग्रीगेट की मटेरियल की मैकेनिकल प्रॉपर्टीज को आप चेक करना चाह रहे हैं तो ये कोड है IS 2386-1963, यहाँ पर तुमको मिल जाएंगे। और कोर्स और फाइन एग्रीगेट के लिए एक ये कोड है कि वहीं से सारी बातें डिस्कस हो रही हैं। ये मटेरियल के जो टेस्ट हैं, इनके प्रोसीजर क्या है, इनकी गाइडलाइन क्या है, कहाँ से हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, दीज आर द टू इम्पोर्टेंट रेफरेंस। कभी जीवन में टाइम मिले तो देख लेना। अभी फिलहाल 6-8 महीने एग्जाम तक नहीं देखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं होगी, लेकिन अगर कभी कहीं कोई ज़रूरत पड़े जहाँ पे बहुत डिटेल्ड वे में आपको, प्रिसाइज वे में अगर आपको बात करनी है इन सभी टेस्ट के प्रोसीजर से रिलेटेड, तो नाउ यू आर हैविंग द रेफरेंस ऑल्सो। तो ये इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं जिनके हिसाब से हम लोग टेस्ट को कंडक्ट कर रहे हैं। और IRC ने हमें हर जगह एज पर आवर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशंस भी बता रखी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर केवल आपके लोडिंग का तरीका बदलने वाला। अब यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे क्रसिंग मशीन, जिसका मैं आपको थोड़ा सा सेटअप दिखा देता हूँ। तो बाकी वैसे ही कहानी चल रही है। यहाँ पर क्रसिंग मशीन का सेटअप ये है, यहाँ पर आपने माउल्ड में एग्रीगेट अप्लाई किया। अब हमारे पास पूरा सेटअप है इन अ कंट्रोल्ड वे, इन अ कंट्रोल्ड वे। मैं अब क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर ग्रेजुअल लोडिंग अप्लाई कर सकता हूँ। कह रहे हैं लोडिंग क्या होगा, ये लोडिंग लग रही है, वॉल्व को रिलीज करो, हाइड्रोलिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं। हाइड्रोलिक लोडिंग अप्लाई कर रहे हैं, धीमे धीमे लोड को इंक्रीज करते जा रहे हैं, धीरे धीरे लोड को इंक्रीज करते चले जा रहे हैं। और फाइनली हम यहाँ से क्या निकाल सकते हैं, क्रसिंग वैल्यू निकाल लेंगे, ये भी परसेंटेज में होगी।
और फिर हम स्पेसिफिकेशंस के बेसिस पे मटेरियल की सुटेबिलिटी को चेक कर सकते हैं। स्पेसिफिकेशन के बेसिस पे वी कैन चेक द सुटेबिलिटी ऑफ द मटेरियल। ऐसा नहीं कि हो गया, पढ़ना है। ऐसा नहीं कि टेस्ट कंप्लीट हो गया, एक बार 10 मिनट का समय देके पढ़ना है। सब है प्रदीप, सब है इसमें, चिंता मत करो। किस रेट से लोड अप्लाई करना है ताकि आप उस लोडिंग को ग्रेजुअल लोडिंग कंसीडर करें, सब है। हाँ? तो कुछ सरप्राइजेस हैं आपके लिए, चिंता मत करो। सरप्राइज, समझ रहे हो, सब मिलेगा। तीसरा जो टेस्ट जिसके बारे में हमें थोड़ी सी जानकारी बिल्कुल होनी चाहिए वो होता है हमारा लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट। लॉस एंजलस एब्रेशन टेस्ट, देखो एब्रेशन को मेजर करने के लिए बहुत तरीके के टेस्ट हैं। जैसे डाउरी टेस्ट भी करते हैं, डावल टेस्ट भी करते हैं, ठीक है। हाँ, और मेन जो टेस्ट ज़्यादा फ्रिक्वेंट है वो लॉस एंजलस टेस्ट है। जैसे दो टेस्ट बताए हैं, सेम वही पैटर्न है, वही अप्रोच है। यहाँ पर भी आपको पता होगा कि लॉस एंजलस वैल्यू को कैसे फाइंड आउट करें और उनके स्पेसिफिकेशन क्या हैं। सब कुछ एकदम एक्सप्लेन्ड वे में दिया गया है। क्या करना है अब, बताना पड़ेगा क्या? तुम्हारा होम असाइनमेंट क्या है, बताओगे? तुम्हारा होम असाइनमेंट क्या है आज की क्लास में, ये मैं बताऊं कि तुम समझ गए हो? जल्दी बताओ, तुम्हारा होम असाइनमेंट क्या है? बताने की जरूरत तो नहीं है, जल्दी बोलो। बताने की जरूरत तो नहीं है किसी को। यस, यू नीड टू रीड दिस टेस्ट थॉरली, बट अगेन आई एम सेइंग डू नॉट मेक द नोट ऑफ ऑल द पॉइंट्स। ये जो नोट्स हैं इनको सब कुछ नहीं लिखना है। कैसे लिखना है वो भी तरीका मैं आपको एक टेस्ट की हेल्प से डिटेल्ड वे में एक्सप्लेन कर चुका हूं, ताकि किसी को कोई भी डाउट, कोई भी कंफ्यूजन ना रहे, ठीक है। और कहीं कोई डाउट आए डिस्कस कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कहीं कोई डाउट आए डिस्कस कर सकते हो। तो क्या टॉपिक है, फिर से मैं एक बार समराइज कर देता हूँ, अदरवाइज बहुत कंफ्यूजन रहता है। क्या टॉपिक है, एग्जाम की रिक्वायरमेंट क्या है और हमारी अप्रोच क्या है, इन्हीं तीनों चीजों पर डिस्कशन हुआ है, ठीक है। और साथ साथ आप क्वेश्चंस अप्लाई करना स्टार्ट कर सकते हैं। जो आपके पीवाईक्यू हैं उनको सॉल्व करिए। उसमें कहीं पे भी आप अभी मार्शल वाले क्वेश्चन टच मत करिएगा, क्योंकि अभी हम लोग टेस्ट वाले टॉपिक में हैं। तो देखो, जस्ट टू बूस्ट योर कॉन्फिडेंस कि आपके एग्जाम में किस तरीके के सवाल आ रहे हैं, उनको आप किस तरीके से अप्रोच कर पा रहे हैं। तो साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस भी स्टार्ट कर सकते हैं। तो एग्रीगेट के 3 टेस्ट थे। सर थोड़ा सा चिंता हो रही है हमें, हम जानते हैं तुम्हारी चिंता। सर बस अब क्या कोई टेस्ट आप नहीं बताएंगे, बस एक टेस्ट बता दिया खत्म? बोलो। सर जितना डिटेल में आपने इम्पैक्ट टेस्ट पढ़ाया, आपने बोला टोटल 9 टेस्ट बताएंगे, 3 तो आपने ऐसे ही खत्म कर दिए, जिसमें एक बताया आपने। तो बाकी भी मान लें कि टेस्ट खत्म हो गए? नहीं भैया, बिल्कुल नहीं। कल क्लास में डिटेल्ड वे में हम लोग विटामिन के 3 टेस्ट करेंगे, जिसकी पूरी बातें मैं आपके साथ करूंगा। 3 से 4 टेस्ट, ठीक है। सॉइल के जो 2 टेस्ट हैं उनके बारे में डिटेल्ड वे में मैं आपसे बात करूंगा क्लास में। तो ऐसी कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है। जिम्मेदारियां, लोड उतना ही दिया जाएगा जितना आप आराम से बियर कर लें, समझ रहे हो? तो बिल्कुल टेंशन मत लेना। आउट ऑफ द 9 टेस्ट आई विल एक्सप्लेन 7 टेस्ट इन डिटेल। 2 टेस्ट कुछ इस तरीके से जो हम लोगों ने एक टेस्ट के रेफरेंस में कंप्लीट किए हैं। सीआर टेस्ट की यहाँ पर हम लोग बात नहीं करेंगे, सीबीआर और प्लेट लोड टेस्ट की बात करेंगे। तो सॉइल के वो टेस्ट जो हमारे पेवमेंट डिजाइनिंग से रिलेटेड हैं, रोड के कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड हैं, वहाँ पर हमारे एज पर आवर सिलेबस पॉइंट ऑफ व्यू हमें 2 टेस्ट के बारे में डिस्कशन करना सॉइल का। एक होगा सीबीआर टेस्ट, और बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से कंसेप्चुअल वाले सवाल भी आते हैं और न्यूमेरिकल भी आता है। और सेम विद द प्लेट लोड टेस्ट, थ्योरेटिकल सवाल भी हमें वहाँ से एग्जाम में देखने को मिलते हैं और साथ साथ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी देखने को मिलता है।
तो उसके बारे में हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो एवरीवन डू कंप्लीट दीज 3 टेस्ट रिलेटेड टू द एग्रीगेट। एग्रीगेट से रिलेटेड ये 3 टेस्ट सभी लोग अच्छे से कंप्लीट कर लेंगे, और कल हम लोग 3 से 4 टेस्ट डिस्कस करेंगे बिटुमिन से रिलेटेड। ठीक है, ताकि बिटुमिन के बारे में भी कल बातचीत हो पाएगी, और उसके बाद जो डिस्कशन होगा दैट विल बी रिलेटेड टू द सॉइल के 2 टेस्ट, और इसके बाद हम लोग डिस्कशन कर लेंगे आपका मार्शल मिक्स डिजाइन। सो इन दिस वे इन दिस वे अपकमिंग जो आपकी क्लासेस हैं, हम लोग इस तरीके से हाईवे मटेरियल के डिस्कशन को कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, आज की सभी बातें सभी को क्लियर हैं, चैट बॉक्स को लाल कर देंगे। मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। ठीक है, जरूरत नहीं है चंदू, जरूरत नहीं है, मेरी बात को मानो। तुम्हारे पास अगर टाइम ज़्यादा है, मैं फिर से बोलूँगा, तुम्हारे पास अगर टाइम ज़्यादा है, तुम्हारे पास कुछ भी नहीं है नया पढ़ने को, तुम्हारे पास सब कुछ रिवाइज कर लिया है, सब सवाल लग गए हैं, तो करो एक्सप्लोर, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। बट अगर एग्ज़ाम ओरिएंटेड मैं बात करूं तो ज़रूरत नहीं है। और मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए क्या पढ़ना है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, लेकिन इससे भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्या नहीं पढ़ना है। ठीक है, तो हर सब्जेक्ट में ऐसे कुछ टॉपिक हैं जो हमारा टाइम ज़्यादा लेते हैं, और हमारी उनकी एग्ज़ाम में यूटिलिटी कम है। तो वी नीड टू बी थोड़ा सा सेलेक्टिव, इमोशनल नहीं होना है, थोड़ा सा हमें सेलेक्टिव रहना है और एग्ज़ाम ओरिएंटेड रहना है। अब इतना क्लियर करने के बाद भी अगर तुम अपने टाइम की वैल्यू नहीं समझ रहे हो, तो फिर इट्स योर कॉल। जो मुझे मेरे साइड से बताना था वो मैंने आपके साथ डिस्कस कर लिया। ठीक है, मिलते हैं बेटा कल फॉर द फर्दर डिस्कशन, और आगे बातचीत होगी रिलेटेड टू द। सर एक डाउट है पिछली क्लास से रिलेटेड, ग्रीनबर्ग मॉडल में क्यू मैक्स वी एस एफ इंटू के जे बाई ई में ई क्या था? अरे भैया ई होता है एक्सपोनेंशियल। ये देखो कैलकुलेटर है, कैलकुलेटर है, बोलो मेरे लाल, कैलकुलेटर है? देखो ई की वैल्यू निकाल के देखो। ठीक है, क्योंकि लॉग का टर्म है ना, लॉग का टर्म है तो एक्सपोनेंशियल। v और k के बीच में जो रिलेशनशिप एज्यूम किया गया था एज पर द ग्रीनबर्ग मॉडल, दैट वाज द लॉगरिथमिक रिलेशनशिप। फिर आपने उसको डिफरेंशिएट किया तो ये फाइनल क्यू मैक्स के रिजल्ट आए थे। ठीक है, चलिए बेटा, तो दिस वाज ऑल अबाउट फॉर दिस क्लास। थैंक यू एवरीवन, मिलते हैं कल फॉर द फर्दर डिस्कशन। थैंक यू एवरीवन, कीप लर्निंग, थैंक यू।